हेलो एवरीवन, नमस्कार। मुझे देख रहे सभी दर्शकों का मैं बिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं 5 मार्च 2020 में जो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में सीजीएल 19 में मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सभी क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। डेली 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। 1500 से 2000 क्वेश्चन हम इस सीरीज में कवर कर देंगे, जिसमें आपको 18, 19, 20 एसएससी के सभी सेट्स कराए जाने वाले हैं। सॉल्यूशन दूंगा विद प्रॉपर एनालिसिस, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊं वो आपसे मिस ना हो। डेली प्रैक्टिस सेशन आपके लिए चलाया जा रहा है ताकि आप लोग सीजीएल 2020 की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। सारे क्वेश्चन जो है लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न पे आपको कराए जा रहे हैं यहाँ पे। और आज से मैं आपको 2 सेशन देने वाला हूँ। आपको पता चल चुका है इस बात का। एक सेशन आपको 3 या 4 बजे मिल जाएगा, दूसरा सेशन आपको बताया था 7:30 या 8 बजे मिल जाया करेगा। तो आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे से आप लोग करें, ठीक है। एक दिन के 2 सेशन मतलब आप रोज के 200 क्वेश्चन, वो भी प्रीवियस ईयर, जो आपको पूरी तरह मेंटालिटी का आभास कराएंगे जो एक एग्जामिनर की हो सकती है। तो आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूं। मैं प्रतीक सेठी, मेरा सीजीएल प्री 2019 में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर था। मेंस में मेरा 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर था मैथ्स में, मेंस में, ठीक है। और इससे पहले मैं चैप्टर भी करा चुका हूँ, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, वर्क एंड वेजेस, रेशो प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एज, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन। तो जो भी बच्चा बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है, एक बार हमारा कंटेंट जरूर देखे जाके। 100% आपको कंटेंट दिया विद अप टू डेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और आने वाले टाइम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे 2019 सीजीएल तक के करा दिए गए हैं, ठीक है। आने वाले टाइम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराए जा रहे हैं। और इन सारे सेशंस में आपको जो कि क्लास में चैप्टर जो आपको कराए थे वो सारे सेशन में ये सारी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। एक बार कंटेंट जरूर देखें। जो सीरियस एस्पिरेंट है, जो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा है, एक बार देखें, आपको कंटेंट डेफिनेटली अच्छा लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और इन चैप्टर्स की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और इससे पहले मैं क्लास शुरू करूँ अपने बारे में बता देता हूँ। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको हमारे सभी तरह के लिंक मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना ताकि जो भी मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ उसके नोट्स का पीडीएफ डाल देता हूँ। जो भी गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन निकलती है, वैकेंसी, पोस्ट पोनमेंट एग्जाम की या रिजल्ट या कुछ भी अन्य भर्तियां वगैरह निकलती रहती हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ फॉर्म में डाल देता हूं। और जो क्लास कंडक्ट करता हूं उसका लिंक डाल देता हूं। फेसबुक पे भी क्लास का चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक डाल देता हूं। और जो भी पीडीएफ फॉर्म नहीं डलती तो वहाँ पे मैं लिंक जनरेट कर देता हूँ ताकि आप कमीशन की वेबसाइट पे जाके खुद ही नोटिफिकेशन पढ़ सकें, खुद ही वहाँ पर जाकर देख सकें। यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर दें ताकि जो मैं आपके लिए फ्री मैथमेटिक्स प्रैक्टिस सेशन लेकर आया हूँ सीजीएल 2020 के लिए, उसको आप लोग फ़ायदा उठा सकें उस चीज़ का। और कांस्टेबल जीडी 2021 और एमटीएस 2020 की जो तैयारी कर रहा है, हमारे बेसिक के वीडियोस देख लेना, आपका कवर हो जाएगा सब। और सीजीएल 20 मेंस से पहले हम लोग ट्राई करेंगे कि हमारा फ्री मैथमेटिक्स जो कोर्स चल रहा है वो भी निपटा दें। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें। और किसी को कोई इंक्वायरी हो तो हमारी ईमेल आईडी पर मेल कर देना, व्हाट्सएप पे नंबर सेव करा ले ताकि जो भी किसी का कोई डाउट आए, कोई कुछ भी किसी का, लास्ट टाइम चल रहा है 20 दिन रह गए एग्जाम में, तो किसी का कुछ भी डाउट आता है अगर, वो मुझे आधी रात को भी पूछ सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बताने में, ठीक है। आप प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करें, ठीक है। चलिए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है ट्रेन टेक्स 2.5 आवर लेस फॉर अ जर्नी ऑफ 300 किलोमीटर इफ इट्स स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 20 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ इतना। हमको क्या करना है, सबसे पहले तो यूजुअल स्पीड निकालनी है। देखो निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। आपको पता है कि टाइम डिफरेंस कितना, टाइम डिफरेंस है 2.5 घंटे का। मतलब अगर वो अपनी यूजुअल स्पीड पे चलता है और अगर वो अपनी स्पीड इंक्रीज कर देता है कितनी, 20 किलोमीटर पर आवर, तो वो 2.5 घंटे डिफरेंस देता है। मतलब 2.5 घंटे कम लेता है जब वो अपनी यूजुअल स्पीड से 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड ज़्यादा कर देता है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी किसी सेशन में लिख कर बता दी थी कि ये लिखनी कैसे है चीज़, ठीक है, ठीक है। आपको पता है टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर लिया, फिर डिस्टेंस अपॉन स्पीड और टाइम का डिफरेंस जो है वो आपने यहाँ पर लिख लिया। पहले टाइम इतना लग रहा था, अब न्यू टाइम इतना लग रहा है, तो दोनों के टाइम के बीच में डिफरेंस कितना है, बोला आपको 2.5 घंटे कम लगते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, आपने देखा क्या कि स्पीड जो है 20 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज हुई, टाइम जो है 2.5 घंटे कम हो गया। आपने देखा कि मैंने आपको पिछली बार भी जब प्रैक्टिस सेशन में बताया था, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के चैप्टर में भी मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें आपको, ठीक है। तो आपने देखा कि स्पीड अगर 20 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज होती है, टाइम जो है 2.5 घंटे डिक्रीज होता है। आपकी ट्रिक क्या है, आपको क्या करना है, इसका पहले आपने देखा 21 जा 20, 22 जा
23 जा और 24 जा तक लिख लीजिए आप लोग। फिर आपने देखा ढाई एकम ढाई, ढाई दूनी 5, ढाई तिया 7.5 और 10, ठीक है। अब आप यहाँ से देखेंगे एक चीज़ क्या कि आपने देखा कि अगर मैं ढाई को 5 से मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा, आपको पता है ढाई को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपने देखा 100 आएगा, और 40 को ढाई से करूँगा तब भी सेम आएगा। यहाँ दोनों से कितना आ रहा है आपका 100, और आपका डिस्टेंस है कितना, डिस्टेंस है आपका 300 किलोमीटर। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करना है, क्यों, आपको पता है डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। आपने स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई किया, स्पीड को टाइम से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। आपने देखा स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करके 100 किलोमीटर डिस्टेंस आ रहा है, पर वास्तव में डिस्टेंस है कितना, 300 किलोमीटर। फिर आपने देखा 40 को अगर मैं 7.5 या 60 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो डिस्टेंस कितना आता है, आपको पता है डिस्टेंस आ गया 300 किलोमीटर। मतलब अब डिस्टेंस आपका सही आ गया। आपकी यूजुअल स्पीड थी कितनी, पहचानने का तरीका क्या है, आपने देखा स्पीड जो है 20 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज हुई है, तो मतलब दो स्पीड आपके पास आई, क्या, 40 और 60। आपने देखा कि 40 और 60 दो स्पीड आई है, मतलब मेरी यूजुअल स्पीड 40 होगी, 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड इंक्रीज करके कितनी हुई होगी, 60। अगर बोलता कि स्पीड इज डिक्रीज्ड बाय 20 किलोमीटर पर आवर, फिर आप क्या देखते हैं कि मेरी यूजुअल स्पीड 60 थी, जिसको डिक्रीज करके कितना स्पीड बनी, 40। तो आपकी यूजुअल स्पीड उस टाइम 60 आती है। अभी इंक्रीज की बात हो रही है, तो आपकी यूजुअल स्पीड आ कितने गई, यूजुअल स्पीड आ गई आपकी 40 किलोमीटर पर आवर, जिसको आपने 20 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज करके कितना बनाया, 60 किलोमीटर पर आवर। अभी आपसे टाइम पूछा कि टाइम कितना लगेगा अगर वो अपनी यूजुअल स्पीड पे जाता है, और डिस्टेंस ट्रैवल करना है कितना, 192 किलोमीटर। आपने देखा टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना 192 किलोमीटर, स्पीड कितनी 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आपने देखा कि इसको जब आपने सॉल्व किया तो 4 पे कितने पे जाने वाला है, आपने देखा 4 पे अगर देखूँ 16 पे जाएगा एक तो, ठीक है। फिर 4.8 आवर्स आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 4.8 आवर्स विल बी योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन में बोला, देखो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। पहले आपको क्या देता था, पहले आपको देता था x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था इसके दो फैक्टर होते हैं, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब आपने देखा क्या कि यार अगर मैं x को 2a मान लूँ, अगर मैं x को 2a मान लेता हूँ, y को अगर मैं 3b मान लेता हूँ, मतलब इस x को अगर मैं 2a मान लूँ, y को अगर मैं 3b मान लूँ, तो क्या ये यही इक्वेशन नहीं लिखी, और फिर इसका फैक्टर क्या ये एक यही नहीं लिखा, तो अन्य फैक्टर कौन सा हो जाएगा, आपने देखा अन्य फैक्टर जो होगा इसका वो क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 6ab, नहीं प्लस 6ab। एक फैक्टर तो ये हो गया, तो दूसरा फैक्टर बचा कितना, प्लस 6ab। मतलब अब आपके पास, आपको पता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आता था। अब आपने देखा कि यार अगर मैं 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 6ab अगर मुझे निकालना है, तो मुझे 16a4 36a स्क्वायर b स्क्वायर 81b की पावर 4, ठीक है। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, दो फैक्टर, इस चीज़ के दो फैक्टर होंगे क्या, एक तो 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 6ab, एक होगा 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 6ab, ठीक है। तो आपको पता है इसकी वैल्यू आपको कितनी दिया, इसकी वैल्यू आपको 13 दे दी, इसकी वैल्यू आपको 91 दे दी। आपने यहाँ से काट दिया, आपने देखा कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 6ab की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है, 7, और 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 6ab की वैल्यू कितनी थी, आप सभी को पता है माइनस 6ab की वैल्यू जो थी वो थी आपके पास 13 दे रखी थी आपको, ठीक है। अब क्या करें आप लोग, आपको निकालना क्या है, 3ab निकालना, मतलब इस चीज़ को हम लोग एलिमिनेट कर दें, मतलब पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से माइनस कर दो। तो पहली को जब आप दूसरी से माइनस करेंगे तो आप देखेंगे इधर लिखा हुआ है 12ab, ठीक है, और इधर कितना लिखा है 7, और माइनस 13 कितना हो जाएगा, माइनस 6। तो 3ab की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आपने देखा कि आपसे पूछा 3ab की वैल्यू बतानी है, अच्छा तो आपने देखा 2ab की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, तो ab की वैल्यू हो गई -1/2, तो 3ab की कितनी हो जाएगी, -3/2। दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप लोग इसमें वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, पिछली बार भी आपको बताया था, और सॉल्व करना चाहे सॉल्व भी कर सकता है, कोई बंदा सॉल्व करने का शौकीन हो। तो आपको पता है क्या, ये तो लिखा है p की वैल्यू, ठीक है, लिख लो। अब डिवाइड बाय क्या हुआ है, अब क्या करें, मल्टीप्लाई में क्यू को लिखें, पर न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर लिख दें, ठीक है, और डिनोमिनेटर की जगह आप न्यूमरेटर लिख दें, उल्टा कर दें मतलब, ठीक है। कोई वैल्यू पुटिंग से करना चाहे उससे भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें।
ठीक है। अब आपने देखा क्या कि आपको पता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है। आपको पता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो होता है वो क्या होता है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, या फिर इस चीज़ को हम ऐसा भी बोल सकते हैं क्या, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो आपने देखा कि x प्लस वाई, या फिर आप अगर इसी चीज़ को देखें तो ये क्या लिखा है, अगर मैं इसको खोल दूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy कितना हो जाएगा, माइनस xy। ठीक है, आपने देखा यहाँ से ये गया। ठीक है, ऐसे ही आपने देखा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को क्या बोलेंगे, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक, और ये जो चीज़ है इसको खोल के भी आपके पास यही लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यहाँ से ये गया। ठीक है, इसको अगर आप खोलोगे तो आप देखोगे यहाँ पे ये क्या लिखा है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, कट गया। ठीक है, अब फाइनली आपके पास बचा गया, आपके पास ये चीज़ बची हुई है। अगर आप इसको खोल कर देखेंगे तो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy से माइनस 2xy कट गया, तो आपने देखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वो भी 2 बार आ गया। ठीक है, तो दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। और अगर किसी को वैल्यू पुटिंग से भी करना है तो वैल्यू पुटिंग से भी कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, आपको वैल्यू पुट करके देखनी है। आपने देखा कि अगर मैं एक्स को 1 1 रखूँ, एक्स और वाई को अगर मैं 1 1 रखता हूँ, अगर मैं एक्स और वाई को 1 1 रखता हूँ तो क्यू जो है इन्फिनिटी बन जाएगा, मतलब क्यू जो होगा 1/0, आर भी 1/0 फॉर्म बन जाएगा। आपको पता है पिछली बार भी, मतलब पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि 5 चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्या क्या, 1/0, 0/0, 0/∞, 1/∞, और ∞/∞ नहीं बनना चाहिए। तो आपने देखा यहाँ से ये तो 1/0 बन रहा है, मतलब ये फॉर्म तो हमें चाहिए नहीं। अब आप क्या करो, x की वैल्यू 1 रख दो, y की वैल्यू 0 रख दो। आपने x की वैल्यू 1 रखी, y की वैल्यू 0 रखी, तो आपने देखा कि p कितना बन जा रहा है, p बनेगा 1 और 1 + 3 कितना 4। ठीक है, तो आपने देखा p तो बन गया कितना 1/4। अब q देख लेते हैं कितना बनेगा, q बनेगा 1 - 3 इंटू 1 इंटू 0, ये तो गया, और 1 - 0, तो आपने देखा q की वैल्यू जो है वो 1 बन जाएगी। ठीक है, और r की वैल्यू अब देख लेते हैं। r की वैल्यू अगर आप देखो तो x + y, तो आपने देखा 1 1, मतलब स्क्वायर करेंगे तो, और नीचे भी 1, तो आपने देखा r की वैल्यू कितनी बन गई, आपके पास 2 बन गई। अभी आपको बोला गया p/q, p की वैल्यू इतनी आ गई, q कितना, q 1 है, मतलब डिवाइड 1 से करना है, कोई दिक्कत नहीं है। और r की वैल्यू कितनी आ गई, r की वैल्यू 2 आ गई। तो आपने देखा 1/4 को डिवाइड करूँगा अगर 1 से तो इतना आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ गया 1/2। अब आप ऑप्शन में रखें, ऑप्शन में रखेंगे तो यहाँ से आपके पास कितना आ रहा है, यहाँ से आपके पास 1 आ रहा है। ठीक है, एक सेकेंड, 1 नहीं 1/4 नहीं होगा यहाँ पे, p की वैल्यू 1/4 नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे 3xy, y तो 0 है ना, तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा, p की वैल्यू भी 1 ही आएगी। ठीक है, p की वैल्यू भी आपकी 1 ही आएगी। ठीक है, 1/1 कितना हो जाएगा, 1 × 2 2 आ जाएगा। अब ऑप्शन से वेरीफाई कर लो, ऑप्शन से वेरीफाई करते हैं तो x की वैल्यू 1 रखो, y की 0, यहाँ से 1 आएगा, 1 0, तो आपने देखा 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और y की वैल्यू 0 है तो ये टोटली 0 हो जाएगा, 0 0, मतलब ये ऑप्शन आपका सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में बोला है क्या, इन ट्राइंगल ABC एंगल B जो है, मतलब ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है। लिख लो, आपने देखा ये एंगल 90 डिग्री हो गया, A B और C। AB आपको दिया है कितना 5 सेंटीमीटर, BC आपको दिया है कितना 12 सेंटीमीटर, तो आपको पता चल गया AC कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में बोला था बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, मतलब इस एंगल का जो बाइसेक्टर होगा वो मीट BC एट D। ठीक है, मतलब यहाँ पे D पे जाकर मिलेगा, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ AD की लेंथ पूछी है, मतलब इसकी लेंथ पूछी है। देखो आपको एक चीज़ पता है क्या, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम होती क्या है, वो आपको क्या कहता है, वो बोलता है कि AB/AC जो होगा ना, AB/AC जो आपके पास होगा ना, वो BD/DC होगा। ठीक है, मतलब आपने देखा कि BD/DC जो है ना वो किस रेशो में हो जाएगा, आपने देखा AB/AC, मतलब ये 5:13 में हो जाएगा। आपको पता है टोटल वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, आपने देखा कि BD/DC कितना है, 5:3, और BD और DC को जोड़ के कितना बन रहा है 12 सेंटीमीटर, आपने जोड़ दिया रेशो में भी, आपने देखा 12 सेंटीमीटर वैल्यू। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 2/3 सेंटीमीटर, और 5 की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, आपको पता है 5 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी
3 सेंटीमीटर। अब आपके पास बी डी की वैल्यू आ गई कितनी, 10/3 सेंटीमीटर। अब आप ए डी की वैल्यू तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं, ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ठीक है, आपने देखा ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 25, और इसका कितना हो जाएगा 100/9। ठीक है, तो यहाँ से आ गया आपका 225, 225 में अगर आप 100 जोड़ें तो 325/9 आ जाएगा आपके पास। अब आपने देखा कि इसका अंडर रूट भी आपको करना है, तो कर दें। आपने इसका अंडर रूट किया तो आपने देखा कि 25, अगर मैं देखूँ ये 25 से कितने में मल्टीप्लाई होगा, आप देखेंगे कि ये 25 से मल्टीप्लाई होगा 13 पे, अंडर रूट 13 और 25 को 5/3 अंडर रूट 13 इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। आपने देखा क्या कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट इतना रेट फॉर 3 years, इतना कंपाउंड इंटरेस्ट दिया आपको। आपने देखा रेट क्या है 16 सही 2/3%। अगर मैं देखूं इसको खोल के, अगर मैं इसकी फ्रैक्शन बनाऊं तो आप देखो कितना लिखा हुआ है, सभी को पता है 1/6 लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि 16 × 48 दूनी 50/3% है, तो परसेंट को हटाया तो 50/300 हो गया, जो कि 1/6 हो जाएगा। मतलब प्रिंसिपल आपके पास 6 है, इंटरेस्ट आपके पास 1 है। डिनोमिनेटर में क्या चीज़ आती है जिस पे आप लोग इंटरेस्ट निकालते हैं, तो आपने देखा रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो रही है तो न्यूमिनेटर में तो इंटरेस्ट आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा जिस पे इंटरेस्ट निकलता है, किस पे निकलता है प्रिंसिपल पे। तो आपने देखा प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो कितना हो जाएगा 6, और अमाउंट कितना हो जाएगा प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को आपने जोड़ दिया 6। ऐसा 3 साल में हुआ है तो 3 साल कर लो, 6/7। तो आपने देखा कि मल्टीप्लाई करूँगा 3 बार, हमें 3 बार रेशो लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 3 साल की बात हो रही है। आपने देखा कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूं इधर तो इधर हो जाएगा 216, 7 × 7 × 7 कितना 343। अगर मैं दोनों का डिफरेंस देखूं जो कि मेरा क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ये क्या है प्रिंसिपल, ये क्या है अमाउंट, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 13 में से 6 गए कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, फिर यहाँ से 2 आ जाएगा आपके पास, यहाँ से 1 आ जाएगा। 127 की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी 6350, तो 1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू मेरे हिसाब से 50 आ जाएगी आपके पास। 1 की वैल्यू आपके पास 50 आ गई। प्रिंसिपल निकाल लो, प्रिंसिपल निकाल लोगे तो फिर सारी चीज़ें आपके लिए सॉर्टेड है। आपने 216 की जब वैल्यू निकाली तो आपने देखा कि ये जो है आपको 10,800 रुपये दे देगा। ठीक है, अब आपके पास प्रिंसिपल आ चुका है, अब तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। आपको बोला है क्या सिंपल इंटरेस्ट बताइए। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट बताना है आपने, सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम, यहाँ पे ऑन द सेम सम होगा। ठीक है, मतलब सेम प्रिंसिपल 1080, 800 सॉरी 10,800, और टाइम कितना 17/3 ईयर्स। रेट कितना, रेट तो वही है 1/6। अब आपको यहाँ पे /100 नहीं लिखना, क्योंकि अब आपने परसेंटेज आपने पहले ही हटा लिया है यहाँ पे, तो आपको 1/6 ही लिखना है यहाँ पे। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। आपने देखा कि ये अगर 18 पे जाएगा तो ये कितने पे जाएगा 600 पे चला जाएगा। ठीक है, और 17 छिक, तो आपको पता है 17 छिके होता कितना है, ये हो जाएगा 10200 विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है शॉपकीपर बॉट 80 kg ऑफ राइस एट अ डिस्काउंट। मान लीजिए कि मार्क प्राइस जो है ना राइस पे वो कितना है 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये पर केजी है। आपने देखा क्या कि 80 kg उसने राइस खरीदे, 80 kg उसने राइस खरीदे तो उसको 10% का डिस्काउंट मिला। तो आपने देखा कि यार जो कॉस्ट प्राइस है 80 kg का वो कितना पड़ रहा है उसको। आपने देखा कि पहले तो 1 किलो का 100 रुपये मार्क प्राइस था, तो 80 kg का कितना हो जाएगा मार्क प्राइस 8,000 रुपये, और इस पे उसने आपको 10% की छूट दिया, मतलब 100% में 10% की वैल्यू घटा दी, तो कितने की रहेगी 90% की वैल्यू, उसको ऐसे लिख लो। फिर आपने देखा कि ये कितना आ गया 7200 आ गया। अब आपने देखा बिसाइड्स 1 kg राइस वॉज ऑफर्ड फ्री टू हिम ऑन द परचेज ऑफ एवरी 20 kg, मतलब हर 20 kg पे उसको 1 kg राइस फ्री मिल रहा है। तो आपने देखा कि उसने खरीदे किसने, उसने खरीदे 80 kg, मतलब उसको 4 किलो राइस फ्री मिले हैं। तो मतलब उसका जो कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 kg है वही उसका कॉस्ट प्राइस ऑफ 84 kg है, क्योंकि 4 kg तो उसको फ्री मिल गया कितना 7200 रुपये। अब आपने देखा कि इफ़ ही सेल द राइस एट द मार्क प्राइस, मतलब अगर वो 84 किलो जो राइस उसने खरीदा अगर वो उसको मार्क प्राइस पे ही बेचे, जो कि कितना है 1 किलो का 100 रुपये, तो 84 किलो कितना हो जाएगा 8400 रुपीज़। प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। आपने देखा प्रॉफिट कितने का हो गया, आपने देखा 1200 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना था 7200,
इंटू 100%, तो आपने देखा बटे 6, तो बटे 6 है तो आपको पता है 16 सही 2/3 विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला, देखो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, मतलब सीपीओ के सेशन में हुआ है या फिर पता नहीं कौन से सेशन में हुआ, पर ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में बोला है क्या, ए जो है अगर पाइप ए जो है अगर टैंक को भरता है तो 10 घंटे में भर देगा, बी अगर भरेगा तो 40 घंटे में भर देगा। आपने देखा क्या क्वेश्चन में बोला है, सी जो है आउटलेट पाइप इज अटैच्ड टू द टैंक इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली इट टेक्स 80 मिनट्स मोर देन ए एंड बी टुगेदर टेक्स टू फिल द टैंक। मतलब ये दोनों जितना टाइम लेते हैं भरने में, अगर तीनों को खोला जाए मतलब मोर देन ए एंड बी, तो आपने देखा जो ए और बी टाइम लेगा ना भरने में, उससे 80 मिनट्स ज़्यादा लेंगे अगर तीनों पाइप खोल दिए जाए। पहले आप देख लो कि ए और बी अगर साथ में मिलकर टैंक को भरते हैं तो कितने टाइम में भरेंगे। आपने देखा कि ए और बी अगर साथ में मिलकर टैंक को भरते हैं तो आपको पता है टोटल वर्क बाय 1 आवर वर्क ऑफ ए एंड बी, तो आपने देखा 8 घंटे में भर देंगे अगर ए और बी साथ में मिलकर भरते हैं तो। फिर आपने देखा कि अगर सी भी आ जाए तो 1 घंटा 20 मिनट, जिसको हम बोलेंगे 80 मिनट्स, वो ज़्यादा लगने हैं। तो आपने देखा 9 आवर 20 मिनट्स, जिसको मैं बोल सकता हूँ 9:1/3 आवर, तो इसको बोल सकते हैं 28/3। मतलब अगर ए बी सी साथ में मिलके टैंक को भर रहे हैं तो 28/3 आवर में भरेंगे, ठीक है। तो आप देख लो कि अब जो है 1 आवर वर्क कितना आ जाएगा। आपने देखा कि 40/28/3 ऊपर ले जाओ इसको, तो आपने देखा ये गया 7 पे, ये गया 10 पे, तो 30/7 हो जाएगा वन डे वर्क ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है। वन डे वर्क नहीं, सॉरी 1 आवर वर्क। तो आपने देखा ए बी सी का 1 आवर वर्क कितना हो जाएगा 30/7, जिसमें से ए का 1 आवर वर्क कितना है 4, बी का कितना है 1, तो सी का निकाल लेंगे। आपने देखा 5 + सी की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी, और ये सी का क्या है 1 आवर वर्क, ठीक है। तो आपने देखा कि सी का 1 आवर वर्क जो होगा वो 5 - 30/7, जिसको मैं बोल सकता हूँ 5/7। मतलब सी का 1 आवर वर्क आपके पास कितना आ गया। क्वेश्चन में बोला है ए एंड बी आर केप्ट ओपन फॉर 7 आवर्स एंड देन क्लोज्ड। आपने देखा कि 1 घंटे में 5 भर देते हैं, तो 7 घंटे में कितना भर देंगे 35 भर देंगे। अभी बोला है कि उनको बंद कर दिया गया और सी को ओपन कर दिया गया। हाउ मच टाइम सी लेगा एम्प्टी करने का टैंक्स का, मतलब 35 जो ए और बी ने भरा है उसको खाली करने में सी कितना टाइम लेगा। आपने देखा 35 को खाली करना है और 1 घंटे में कितना खाली कर दे रहा है, आपको पता है 1 घंटे में खाली कर देगा कितना 5/7। 1 घंटे में कितना खाली कर देगा, आपने देखा 1 घंटे में खाली कर देगा 5/7, तो आपने देखा कि कितना टाइम लेगा, आपने देखा कितना टाइम लेगा, तो आपने देखा यहाँ पे 49 आवर्स लेगा वो, ठीक है। 49 आवर्स लेगा टैंक को खाली करने में। और एक चीज़ और ध्यान देना आप लोग, क्या कि यहाँ पे ये -सी की वैल्यू है, ठीक है। मतलब सी की वैल्यू जो आएगी वो -5/7 आएगी, जो कि माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस शो कर रहा है कि ये लीक करेगा, क्योंकि हमने ए और बी को प्लस में रखा है, 4 और 1 को प्लस में रखा है, जो कि फिल कर रहे थे तो प्लस में रखा। अगर नेगेटिव आ रहा है तो हम लोग क्या देखेंगे कि वो माइनस में रखा है, ठीक है। मतलब माइनस में आया तो आप देखेंगे कि वो लीक कर रहा है टैंक को, वो तो आपको पता ही है। क्वेश्चन बोला है सुधा सोल्ड एन आर्टिकल टू रेनू फॉर इतना, मतलब 576 रुपये में सुधा बेचती है रेनू को। तो आपने देखा रेनू का जो कॉस्ट प्राइस पड़ रहा है वो कितना पड़ रहा है 576 रुपये, और सुधा ने कितने का खरीदा होगा। आपने देखा कि अगर रेनू को 576 का वो बेच रही है, ठीक है, तो उसको जो है लॉस हुआ है कितने का 20% का, मतलब 20% का लॉस हुआ है, मतलब 80% पे गिरा है। तो आपको पता है क्या कि कॉस्ट प्राइस की जो वैल्यू होगी सुधा की वो क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 माइनस लॉस परसेंटेज। तो आपने देखा ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 4। अगर मैं 4 पे देखूँ तो ये कितने पे जाएगा 1 7 4 144, तो यहाँ पे 720 जो आएगा वो सुधा का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। सुधा का कॉस्ट प्राइस आपके पास क्या आ जाएगा 720, मतलब सुधा ने 720 में खरीदा, रेनू ने 576 में खरीदा और सुधा ने रेनू को 576 में बेचा, ठीक है। अब रेनू ने 224 रुपये इसके ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चे, तो आपने देखा कि 800 रुपये रेनू को कॉस्ट पड़ गई। अब 800 रुपये रेनू को कॉस्ट पड़ गई और रघु को बेच दिया आपने, मतलब आगे जो है रघु को बेच दिया, किसने, रेनू ने, एट अ प्राइस विच वुड गिव
विच वुड हैव गिवन सुधा प्रॉफिट ऑफ 24%, मतलब ऐसे प्राइस पे बेचा जो सुधा को 24% प्रॉफिट लगता। तो आपने देखा कि यार अगर सुधा को 24% प्रॉफिट देखना है तो कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इंटू 124/100, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाई 100। तो आपने देखा कि यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 892.8 आ जाएगी। ठीक है, तो आपने देखा कि रघु का जो कॉस्ट प्राइस पड़ेगा वो इतना पड़ेगा, जो कि रेनू का क्या है, सेलिंग प्राइस। अभी पूछा है परसेंटेज गेन फॉर रेनू। आपने देखा रेनू ने खरीदा इतने का, बेचा इतने का, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 92.8। मतलब रेनू को कॉस्ट कितने की पड़ी, 800 की। रघु को कॉस्ट कितने की पड़ रही है, मतलब रेनू को जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो रहा है, 892.8। तो आपने देखा प्रॉफिट कितने का हुआ, 92.8, कॉस्ट प्राइस इतना इंटू 100। अब यहाँ से ये गया पहले तो, अब 92 है, 88 जाता है 11.6 आ जाएगा। ठीक है, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो ध्यान से देखना, ऐसी ट्रिक बता दूंगा कभी देखी नहीं होगी आपने। ठीक है, आपने देखा ए और बी की एज का जो रेशो था 8 ईयर्स एगो वो कितना था, 2:3 था। ठीक है, और 4 साल पहले कितना था, 4 साल पहले जो रेशो था उसका वो कितना था, 5:7। अब आपने देखा कि डिफरेंस तो कॉमन है, मतलब जो ड्यूरेशन है दोनों के बीच में, जब रेशो की बात कर रहा हूँ तो कॉमन है कितना, कि ए और बी का जो गैप देख रहे हैं वो कितने साल का है, 4 साल का, पर इनकी रेशो का डिफरेंस इक्वल नहीं है। मतलब बी को अगर मैं 3 से 7 लेके जा रहा हूँ तो 4 वैल्यू आ रही है, 2 से 5 ए को लेके जा रहा हूँ तो 3 वैल्यू आ रही है, जबकि ड्यूरेशन इक्वल है। तो आपने जब इनको इक्वल बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने देखा 5 और 7 का गैप कितना, 2, 3 और 1 का गैप कितना, 3 और 2 का गैप कितना, 1। तो आप क्या करें, नीचे वाले गैप को ऊपर मल्टीप्लाई करें, ऊपर वाले गैप को नीचे मल्टीप्लाई करें। आपने देखा यहाँ से 4:6 आ गया, 5:7 आ गया। मतलब वास्तव में ए और बी का 8 साल पहले रेशो 4:6 था, जिसको उसने काट के 2:3 किया हुआ था। और 8 साल पहले ए और बी के एज का रेशो कितना था, 4:6। 4 साल पहले कितना था, 5:7। अब आपने देखा कि इनके बीच में गैप है कितने साल का, रेशो तो 1 है, मतलब 6 और 7 का डिफरेंस 1, 4 और 5 का डिफरेंस 1, पर गैप है कितने साल का, 4 साल का। ठीक है, अब आपको पूछा है व्हाट विल बी द रेशो ऑफ द एज 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब अभी प्रेजेंट में, प्रेजेंट के 8 साल बाद का, प्रेजेंट के 8 साल बाद का, और दिया हुआ है आपको क्या, प्रेजेंट से 4 साल पहले का। तो आपने देखा कि आपको 12 साल बाद का बताना है, मतलब इसके बाद आपको 12 साल बाद का बताना है। तो आपने देखा कि एक डिफरेंस जो है वो 4 साल की वैल्यू, तो 12 साल का डिफरेंस जो है वो कितने की वैल्यू हो जाएगी, 3 की वैल्यू। मतलब इसमें भी 3 ऐड कर दो, इस रेशो में भी 3 ऐड कर दो। आपने देखा अब बन गई क्या रेशो, 8:10, मतलब 4:5 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आप लोग खुद से ट्राई करना इसको, किसी को कोई डाउट आए पूछ लेना, मस्ट ट्राई करना, क्वेश्चन आपके पास आने ही वाला है। ठीक है, तो आप इसको मस्ट ट्राई करना, करा तो मैं भी दूंगा, पर आप लोग इसको खुद से ट्राई करना, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी। मान लिया आपने क्या कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, और डी जो है मिड पॉइंट है किसका, साइड बी सी का, ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। मान लीजिए आप यहाँ से इसको मिला दें। ठीक है, तो ये डी हो गया पॉइंट। अभी क्या बोला, पॉइंट ई लाइज ऑन ए सी। ठीक है, अब मान लीजिए ये पॉइंट ई है। ठीक है, सच दैट सी ई जो होगा, मतलब ये जो होगा ये ए सी बाई 3 हो जाएगा, मतलब ए सी जितना पूरा है उतने का ये बटे 3 हो जाएगा। एंड बी ई एंड ए डी, मतलब ये बी ई है। ठीक है, तो आप इसको ई मान लेना। ठीक है, इंटरसेक्टेड जी। अभी आपको बोला है ए जी रेशो जी डी की वैल्यू बताएं। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप लोग ना एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर लें जो कि जी ई के पैरेलल हो। आप अपने तरफ से ही एक लाइन जी ई के पैरेलल, मतलब बी ई के, बी ई और जी ई एक ही बात है, आप लोग इनके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें। आपने कर ली ड्रॉ, ठीक है, आपने लाइन कर ली ड्रॉ। अब आपने देखा ये दोनों अगर पैरेलल है लाइंस, तो अगर मैं बात करूं ट्रायंगल सी डी ई जो है, सी डी एफ सॉरी, ठीक है,
तो ट्रायंगल सी डी एफ जो है वो सिमिलर होगी ट्रायंगल किसके, सी बी ई के। ये पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ। तो आपने देखा ये है मिड पॉइंट, ये है मिड पॉइंट, तो ये होगा आपस में 1:1 में, ठीक है। तो आपने देखा कि सी एफ बाय सी ई जो होगा वो सी डी, सी एफ बाई सी ई जो होगा वो सी डी बाई सी बी हो जाएगा। तो आपने देखा सी एफ कितना, इतना, सी ई कितना, ये पूरा, और सी डी कितना है, सी डी जो है वो 1 है, और सी बी जो कितना है 1 + 1 कितना है 2 है, मतलब ये भी 1:2। मतलब सी ई अगर 2 है, सी ई अगर पूरी 2 है तो ये भी 1 हो जाएगी, फिर ये भी 1 हो जाएगी। मतलब सी एफ रेशो सी ई आपको दे दी 1:2। तो आपने देखा अगर ये 1, ये पूरी 2, तो ये वाली चीज़ भी 1 हो जाएगी आपके पास। अब आपने देखा क्या, आपने यहाँ से देखी एक चीज़ कि अगर ये 2 है, सी ई अगर 2 है तो ए सी पूरी कितनी हो जाएगी, आपको पता है ए सी जो है ना पूरी 6 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपको बोला है कि सी ई जो है वो ए सी का बटे 3 है। तो आपने देखा कि ए सी जो है वो पूरा कितना हो गया, 6 हो गया। अब आपको पता चल गया कि 6 में से एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ए ई जो है वो कितनी रह जाएगी आपके पास, 4 रह जाएगी। अब आप देख लो क्या, अब आप देखें ट्रायंगल ए जी ई जो है वो सिमिलर है किससे, ट्रायंगल ए डी ई से, क्योंकि जी ई जो लाइन है वो पैरेलल है किससे, डी एफ से। ये एंगल इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल, और एंगल ए तो कॉमन है ही है। फिर आप एक चीज़ देखते हैं क्या, कि जो रेशो होगा आपको बताना क्या है, ए जी और जी डी का रेशो बताना है। तो आपने देखा ए जी और जी डी का रेशो वही होगा जो रेशो होगा किसका, ए ई और ई एफ का रेशो। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते थे क्या, कि ए जी बाई ए डी का जो रेशो होगा वो ए ई बाई ए एफ का रेशो होगा। तो आपने देखा ए जी और ए डी का रेशो कितना हुआ, आपने देखा ए जी और ए डी का रेशो हुआ ए ई, और ए एफ कितना हो गया, 4 + 1 5, ठीक है। तो आप अगर देखोगे यहाँ से कि ए जी अगर 4 हो गया और ए डी पूरा 5 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 1, मतलब 4:1 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है पर मज़ेदार है, ठीक है, आसान है, इतना भी मुश्किल नहीं है। अब क्वेश्चन में बोला है क्या, कि साइड ए बी एंड डी सी ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आप क्या करें कि जब इनको प्रोड्यूस ही करना है ना, तो आप इनको कुछ इस तरह बनाएं, ठीक है। मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आप इस मंशा से बनाएं कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। मतलब रीड्रॉ ना करनी पड़े आपको फिगर, सॉरी। ठीक है, अब आपने देखा क्या, साइड ए बी और सी डी, मतलब ए बी सी डी जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, बोला आपको ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ए बी और डी सी को, मतलब ए बी को ऐसे, डी सी को ऐसे जब प्रोड्यूस किया जाता है तो ई पे मिलती हैं, और ए डी को और बी सी को जब प्रोड्यूस किया जाता है तो एफ पे मिलती हैं। क्वेश्चन में आपको बोला है क्या, एंगल ए डी सी दे दिया आपको 75 डिग्री, और एंगल बी ई सी आपको दिया है, मतलब ये वाला एंगल दिया आपको कितना, 52 डिग्री। आपको बोला है क्या, डिफरेंस बताना है एंगल बी ए डी, एंगल ए एफ बी, मतलब x - y की वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है। देखो बहुत आसान है, आपको पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने वाले एंगल का जोड़ कितना होता है, 180, मतलब 75 अगर ये है तो ये कितना हो जाएगा, 105 डिग्री हो जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन में दोनों एंगल बने हैं तो ये दोबारा 75 हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है आमने सामने एंगल का जोड़ कितना होता है, 180, अगर ये 75 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 75। अब ये 75 है, ये 52 है, तो आप इसकी वैल्यू बड़े आराम से बता सकते हैं, क्योंकि एंगल के तीनों एंगल का जोड़ कितना, मतलब ट्राइंगल के तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है, 180। तो 180 में से जब आप 75 और 52 घटाओगे तो आप यहाँ से देखोगे क्या, कि 180 में से 75 और 52 गए तो कितना आ गया आपके पास, 53 डिग्री। अगर ये 53 तो ये भी 53 डिग्री हो जाएगा आपके पास, ठीक है। और ये जो होगा ना वही ये हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 53 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये आपके पास कितना बनने वाला है, ये आपके पास बनेगा 127 डिग्री। तो आमने सामने वाले एंगल का जोड़ फिर इक्वली 180 डिग्री। आपको पता है क्या, कि ये अगर आपका 53 डिग्री आ गया
और ये स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन रहा है पूरा, तो आपको पता है कि ये वाला एंगल जो है आपके पास कितना आ जाएगा 127। फिर आपको पता है एंगल ए और एंगल सी का जोड़ कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और आप एक और चीज़ और कह सकते हैं यहाँ पर, क्या कि जो एंगल ये होगा, मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो एंगल ये होगा, इसके सामने वाले एंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होगा ना, वो इक्वल होंगे आपस में। ठीक है, मतलब आप इसकी भी बात करें अगर, सामने वाला एंगल कौन, ये, इसका एक्सटीरियर दो एंगल बनते हैं, एक ये और एक ये दोनों एंगल देखो इससे इक्वल हो गए। ठीक है, अब आपको पता है क्या कि ये 75, तो ये कितना हो जाएगा 105 डिग्री। 105 और 53 कितना हो गया आपके पास 158 ये हो गया। 180 में से 158 गया तो कितना हो गया 22। अब आपसे इन दोनों का डिफरेंस पूछा था, मतलब 53 में से 22 आपको घटाने हैं तो कितना आ जाएगा 31 डिग्री इज योर करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको पता है x² 2√5x + 1 = 0 है, तो आपको क्या करना है, सारी इक्वेशन को x से डिवाइड कर दो और 2√5 को ऊपर ले जाओ। तो आपने देखा x + 1/x की वैल्यू कितनी दे दी आपको 2√5। आपको x5 + 1/x⁵ की वैल्यू बतानी है। आपको पता है कि 5 जो है दो चीज़ों के मल्टीप्लिकेशन से बनेगा, मतलब अगर मैं x³ + 1/x³ x² + 1/x² को भिड़ा दूं, तभी जाके यहाँ से न्यूमरेटर में x प्लस, मतलब न्यूमरेटर में x⁵ बनेगा और डिनोमिनेटर में भी x⁵ बचेगा। प्लस आपको क्या दिख रहा है कि आप जब इन दोनों को भिड़ाओगे ना, तब आपके पास x⁵ + 1/x⁵ तो आ ही रही है, उसके अलावा आपके पास x + 1/x भी आ रहा है, जो कि फालतू है, आपको बतानी सिर्फ इसकी वैल्यू है। तो आप क्या करें, यहाँ से x + 1/x की वैल्यू घटा भी देना बाद में। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। आपने देखा x + 1/x इतना, तो x² + 1/x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको पता है इधर 2 आएगा और इधर कितना 4 × 5 = 20, तो x² + 1/x² की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, आपके पास x² + 1/x² की वैल्यू आ गई कितनी 18। अब x³ + 1/x³ की वैल्यू देख लो, x³ + 1/x³ की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी आपके पास 6√5, और यहाँ से स्क्वायर किया तो इसका 20 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा फिर 40√5, तो 40√5 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा फिर 34√5। ठीक है, तो यहाँ पे 34√5 आ गया, माइनस आपके पास क्या है, आपके पास माइनस का है कितना 2√5। ठीक है, सॉल्व कर लो। आपने देखा 34 को अगर मैं 18 से मल्टीप्लाई करूँ तो 18 चौक 72, 18 तिया 54, तो ये कुछ आएगा 72 54 612 आ जाएगा। 612√5 - 2√5, तो आपका आंसर क्या आ गया 610√5। ठीक है, तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, क्या कि आप लोग माइनस करना ही है x + 1/x, नहीं तो आपकी वैल्यू ये आ जाती, जो कि आंसर गलत है और दिया है आपको ऑप्शन में। ठीक है, आपका सीधा 612 अगर आ जाता तो आपका आंसर गलत हो जाता, आपको x + 1/x माइनस भी करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन में दिया है क्या, आपको पता है वैल्यू पुटिंग, आप थीटा की वैल्यू 45 पुट कर दो। आपने देखा 45 पुट की तो सेक 45 कितना होता है √2 की पावर 6 है, तो 2 की पावर 3 हो गया 8। ठीक, उसके बाद 1 ही आना है यहाँ से, तो 3 × 2 हो जाएगा 1 + 1, नीचे आपने देखा 1/√2, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 - 1/4, ये तो कट ही गया लो। ठीक है, 2 × 1/2 + 2, तो ये तो गया 8 - 1 -6, तो -1 से +1 गया, 8 - 6 2, 2/2, आंसर वुड बी 1। एक सेकेंड, सेक 45 डिग्रीज होगा वो √2 हो जाएगा, 8 10 45 -3 स्क्वायर, ठीक है, +1, तो ऊपर कितना आ गया 2, और नीचे अगर देखें तो नीचे तो यहाँ पे 2 × ये तो गया 2 × यहाँ पे 3 आ जाएगा, सॉरी वेट, कैलकुलेशन एरर है। ठीक है, लेट करने में कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन एरर था, यहाँ पे 1+ मैंने सोचा 1 है, पर 1 + 2 था तो 3 आ जाएगा, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है।
अब ये वाला क्वेश्चन आ गया, इन एन एग्जामिनेशन जिसमें फुल मार्क्स जो है वो 500 है, ए ने स्कोर किया 25% मोर देन बी, बी ने स्कोर किया सी से 60% मोर देन, और सी ने डी से स्कोर किया 20%। देखो पिछली बार मैंने आपको ये परसेंटेज से बताया था कि ए की वैल्यू या बी की वैल्यू कुछ लेट कर लो, उससे सारा हो जाएगा। आपने बी की वैल्यू 100 लेट की थी। अब की बार आप क्या करो, इसको रेशो से करो, एक नया मेथड है, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। आपने देखा ए रेशो बी का स्कोर जो है वो कितना है, ए जो है 25% ज़्यादा स्कोर कर रहा है किससे, बी से। तो आपने देखा कि अगर बी 100 स्कोर कर रहा है तो ए कितना कर रहा है, 125, कितना हो गया 5:4। फिर आपने देखा क्या बी रेशो सी, बी रेशो सी का अगर मैं रेशो देखूं तो बी, अगर सी ने 100 स्कोर किया है तो बी ने कितना किया 160, ये कितना आ गया आपका 8:5। फिर सी रेशो डी का देख लो, 20% लेस देन, 20% मतलब 80:100। अगर डी ने 100 किया तो सी ने कितना 80 किया, तो 4:5 आपका यहाँ से आ गया। अभी बोला ए ने 80% मार्क्स स्कोर किए हैं तो डी का परसेंटेज बताइए। देखो एक चीज़ है यहाँ पर, क्या आप अगर देखो कि ए का दिया है, डी का पूछा है, मतलब ए और डी का रिलेशन पूछ रहा है आपस में कि ए और डी का रिलेशन क्या है, कि अगर ए के मार्क्स मुझे पता चल जाए जो कि 80% है, मैं डी के कैसे बता पाऊंगा। आप लोगों को ए रेशो डी पता करना है। उसके लिए एक तरीका तो ये है कि आप पहले 2 रेशो को सॉल्व करके ये बनाओ, फिर जो आ जाए उससे सॉल्व करके ये बनाओ, तो पूरा रेशो। एक तरीका ये है कि आप ए बाई डी डायरेक्ट लिखें। ए बाई डी डायरेक्ट लिखेंगे तो आप देखेंगे कि ए बाई बी, बी बाई सी, सी बाई डी हो जाएगा। अब आप इसको काट के देख लेना, ये ए बाई डी ही बचेगा। तो आपने देखा यहाँ से 5:4 आ गया, यहाँ से 8:5 आ गया, यहाँ से 4:5 आ गया। तो आपने देखा ये गया, ये गया, तो आ कितना गया फाइनली 8:5। आपको बोला ए ने स्कोर किया कितना 80%, 8 की वैल्यू 80% है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50%, जो कि किसने स्कोर किया डी ने। तो आपके पास आ गया कि डी का जो स्कोर है वो कितना हो जाएगा 50%। बहुत आसान तरीका है, इसी से करना आप लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ, बहुत हो चुका है ये क्वेश्चन, पर फिर भी अब की बार इसने इस फॉर्म में दिया है तो हम लोग करेंगे। आपने देखा 22nd जो नंबर है और 23rd जो नंबर है और 24th जो नंबर है वो आपस में किस रेशो में, आपने देखा वो आपस में 1:2, 1/2, रेशो 1/3, रेशो 5/22। तो आप देखें क्या कि अगर मैं इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दूं जो कि कितना है 66, तो आपको क्या आ जाएगा, आपको आएगा 33 रेशो 22 रेशो 5×3=15, मतलब 22, 23 और 24 जो नंबर है वो आपस में इस रेशो में है, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखें क्या कि आपको पता है क्या 24 नंबर का जो एवरेज है वो कितना है 56, जिसमें से पहले 10 नंबर का जो एवरेज है वो कितना है, और उससे अगले 11 नंबर का जो एवरेज है वो कितना है, इतना। अब आपने देखा कि जो ये 3 नंबर है, इन 3 नंबर का सम ऑफ 3 नंबर जो होगा, मतलब इन 3 नंबर्स का सम वो कितना होने वाला है। आपको पता है कि इन 3 का एवरेज अगर 56 है, मतलब ये 3 आएंगे किस में से 24 में से, तो इनका एवरेज 56 तो ही है, एक का 56 तो 3 का कितना हो जाएगा 56 × 3। अब आपने देखा कि एवरेज से ये कितना ज़्यादा है, आपने देखा ये एवरेज से 15.7 ज़्यादा है, ठीक है। आपने देखा ये एवरेज से कितना ज़्यादा है 15.7 ज़्यादा, मतलब एवरेज कितना ज़्यादा है 15.7। एक बंदे का अगर 15.7 ज़्यादा है तो 10 बंदों का कितना ज़्यादा होगा, आपको पता चल गया कि ये 10 बंदों का 157 ज़्यादा है। ये जो ज़्यादा है मतलब इनका जो एवरेज ज़्यादा है वो इसमें कंज्यूम हुआ होगा, तो माइनस कर दो, ठीक है। अब आपने देखा क्या कि 56 से ये कितना कम है, आपने देखा 56 से ये 14 कम है, तो एक बंदे का एवरेज मतलब 14 कम है, 14 एवरेज कम है, तो एक बंदे का 14 कम है तो 11 बंदों का कितना कम है 154। ये जो 11 बंदों को 154 एवरेज कम पड़ा है, मतलब 154 टोटल कम पड़ा है, वो दिया किसने होगा, इसने दिया होगा 154, ऐड कर दो, ठीक है। आपने देखा कि फाइनली जो आपके पास बच रहा है वो कितना बच रहा है 55 × 3 जो कि कितना 65 बच रहा है आपके पास 165, ठीक है। अब आपको पता है ये रेशो कितनी है, एक सेकेंड, सॉरी यहाँ पे ना इसमें गड़बड़ है कुछ इक्वेशन में, आप इसको 5:12 कर लेना, 5/12 कर लेना इसको, ठीक है। और यहाँ पे भी 5/12 होगा, ठीक है। तो ये सारा बिगड़ेगा, एक सेकेंड दोबारा कर लेते हैं। अभी तक इसकी तो बात वैसे की ही नहीं थी हमने, तो
आपने देखा 5/12, तो 12 से मल्टीप्लाई, ये कितना आ गया 6, ये आ गया 4 और ये कितना आ गया 5 आ गया। अब आपने देखा कि 3 नंबर का जोड़ आपके पास कितना आ गया 165, और 3 जो है आपस में किस रेशो में है 6x + 4x + 5x। तो आपने यहाँ से देखा कि 15x की वैल्यू आपके पास 165 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 165/15, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 11 आ गई। x की वैल्यू आपके पास 11 आ चुकी है। अब आपको एवरेज पूछा है किस किस का 22 और 24 नंबर का। आपने देखा 22 नंबर ये, 24 नंबर ये, तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा आपको पता है कि 6x + 5x/2 मतलब 11x/2, तो 11x/2 मतलब 5.5x। आपने देखा ना ये चीज़ कि इनका एवरेज पूछा मतलब 6x + 5x/2, तो 5.5x हो गया। तो 5.5 × 11 कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 60.5, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, आसान है। sin थीटा की आपको वैल्यू दे दी कितनी 4/5। अब आपको पता चल गया ये होता है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूज, बेस कितना हो गया 3, क्योंकि 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेना आप लोग। ठीक है, अब क्वेश्चन बोला है क्या कि ये क्वेश्चन है, ये नंबर जो है डिविजिबल बाय 99। 99 माने कि 9 पे भी जाना चाहिए और 11 पे भी जाना चाहिए। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लो पहले तो यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो नंबर की रिप्लेसमेंट है ना एक्स वाई जेड की, वो सेम है, मतलब इवन नंबर पे है एक्स वाई जेड। तो आपने देखा कि इवन नंबर का जोड़ कितना हो गया x + y + z, और ऑड नंबर का जोड़ कितना हो गया, आपने देखा ऑड नंबर का जोड़ हो गया 7 और 8, 7 और 8 15, 15 6 21, 29 38। तो आपने देखा कि x + y + z - 38 = 0 आया हुआ है। तो x + y + z की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, ठीक है। तो आपने देखा कि 38 है, तो इधर प्लस में हो जाएगा 38। तो आप लोग ऐसी क्या वैल्यू पुट करें जो सीधा उस पे जाए, 9 पे जाए और 11 पे जाए। तो आपने देखो x + y + z की वैल्यू आपने क्या की 5 पुट की। एक सेकेंड, आप इसको ना 9 के उससे ही करें, इससे छोड़ दें आप इसको। 9 के उससे बहुत आसान हो जाएगा। कैसे? आपने देखा 99 का अगर डिविजिबल है तो 9 पे भी जा रहा होगा, 11 पे भी जा रहा होगा, मतलब इन सब का सम जो होना चाहिए वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। आपने देखा 7 और 8, 15 6 21 8 29 38, 38 + x + y + z आ गया आपके पास। आपसे पूछा x + y + z की वैल्यू बताएं, आप ऑप्शन से पुट कर लेना, सबसे आसान हो जाएगा। आपने क्या 38 और 5 कितना हो गया 43, 43 क्या 9 पे जाता है? नहीं जाता। 38 और 27 अगर आपने जोड़े तो कितना आ जाएगा आपके पास 65, नहीं जाता, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। 27 में 38 में आपने 9 जोड़ा तो आपके पास कितना आ गया, आपके पास आ गया 47, 9 पे नहीं जाता। 38 में 16 जोड़े तो आपने देखा कि यहाँ से 54 आ गया, 9 पे जाता है, मतलब दिस वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इससे ज़्यादा आसान हो जाएगा 11 से करने से ना। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको बिना फिगर के आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, आपको फॉर्मूला बनाना कैसे है, एक चीज़ ध्यान रखना, क्या एंगल APC जो होगा और एंगल BPC, मतलब दो कोड है AB और CD, सेंटर है जो, मतलब दो कोड है सर्कल के अंदर जिसका सेंटर जो है O पे है। कोड क्या क्या है, AB और CD इंटरसेक्ट कर रही हैं P पे। ठीक है, एक बन रहा है सेंटर पे एंगल, एक बन रहा है इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे एंगल। तो आपने देखा इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो P है, तो आपने देखा एंगल APC और एंगल BPC का जोड़ कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ध्यान रखना ये चीज़। और एंगल APD और एंगल BPD का जोड़ भी कितना हो जाएगा आपके पास 180 डिग्री। पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ क्या, मैं देखो बिना फिगर के बताऊंगा ये क्वेश्चन आपको करना कैसे है। ठीक है, अब एक और चीज़ ध्यान देंगे, क्या कि एंगल APC की जो वैल्यू होगी, एंगल APC की जो वैल्यू होगी, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ, एंगल APC की जो वैल्यू होगी वो आपके पास जो होगी ना एंगल AOC, और अब A और C आ गया तो रह क्या गया BOD। ठीक है, /2 हो जाएगी। ठीक है, और यही वैल्यू जो होगी वो A और C की आ चुकी है यहाँ पे, A और C की, तो एंगल BPD की भी यही वैल्यू होगी। ठीक है, और अगर बात करें एंगल BPC की या एंगल APD जो कि आपस में इक्वल होने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखना एंगल BPD जो होगा वो एंगल इक्वल टू APC होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे, और एंगल BPC जो होगा वो एंगल APD के इक्वल। ठीक है,
तो आपने देखा अब इनमें क्या है, बी और सी है, तो आपने बी और सी देखा तो बीच में ओ लगा दिया। इसमें क्या था, ए डी है, बीच में ओ लगा दो बाई 2। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन करना आपके लिए कितना आसान है। ठीक है, आपको क्या बोला है, आपको बोला है बी ओ सी निकालना है। ठीक है, ये निकालना है, ये आपको दिया है और आपको क्या दिया, ऊपर वाला दे दिया। अब आपको पता है अगर आपको एंगल ए पी सी दे दे तो आपके लिए बी पी सी निकालना कितनी आसान बात है। बी पी सी आ गया तो आप लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब एंगल ए पी सी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, एंगल ए पी सी की वैल्यू अगर आपके पास 95 डिग्री है तो एंगल बी पी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 85 डिग्री। मतलब 85 डिग्री इक्वल टू एंगल बी ओ सी कितना निकालना है, एंगल ए ओ डी कितना 110 बाय 2। ठीक है, तो आपने देखा ये कितना हो गया 170 x प्लस 110, तो x की वैल्यू जो है वो 60 डिग्री आ जाएगी। इससे आसान कोई तरीका नहीं है, आपको आसान इसी तरह करना है, डेरिवेटिव बना के करो इसको बहुत, मतलब ये डेरिवेशन आप बना लो। क्या करना है आपको, आपने देखा ए पी सी और बी पी सी इनका जोड़ होगा 180 डिग्री, क्योंकि इसमें देखो एक एक वर्ड कॉमन है, क्या क्या, सी सी। ठीक है, इसमें देखो डी डी कॉमन है और इनमें सिर्फ कोई वर्ड कॉमन नहीं है, इसमें सिर्फ यार पी वर्ड तो देखो हर एक में ही कॉमन है। ठीक है, पर एक चीज़ ध्यान देनी है आपको, क्या कि बी और डी और यहाँ पे फिर कॉमन ए और सी, मतलब बी और डी जो है ए और सी से सिमिलर नहीं है, बी और सी ए और डी से सिमिलर नहीं है। और जो पी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ओ की वैल्यू का आधा। मतलब बी और सी को आपको जोड़ना है, किस किस से, बी और सी, ए और डी को जोड़ना है और फिर हाफ कर देना है। और यहाँ पे बी डी ए सी इनको जोड़ के आपने हाफ कर देना। मतलब इससे बेटर कोई तरीका नहीं है, फिगर बनाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपका। ठीक है, इस पे प्रैक्टिस करो आप। आपने देखा क्वेश्चन में बोला डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर ए इज ए प्लस बी यूनिट। आपने क्या किया, ए की वैल्यू भी 1 मान लो, बी की वैल्यू भी 1 मान लो, तो आपको पता चल गया कि स्क्वायर ए का जो डायगोनल है वो कितना है, 2 है। तो साइड कितनी हो जाएगी, सबको पता है अगर 2 डायगोनल है तो साइड कितनी हो जाएगी, √2 हो जाएगी। ठीक है, what is the area of the square drawn on the diagonal of square b whose area is twice of area a। पहले आप area of a निकाल लो। आपने देखा कि स्क्वायर a का डायगोनल कितना, a प्लस बी था, हमने a और b को 1 मान लिया तो डायगोनल कितना आ गया, 2 आ गया, साइड √2 आ गई, तो एरिया कितना आ जाएगा, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2। अब स्क्वायर b का एरिया कितना हो गया, स्क्वायर b का जो एरिया आएगा आपके पास वो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, अब आपको बोला है क्या कि इसके भी डायगोनल पे बना है। ठीक है, आपको पता है कि अगर एरिया 4 हो गया तो साइड कितनी होगी, 2 होगी, डायगोनल कितना हो जाएगा, 2√2, क्योंकि डायगोनल जो होता है वो क्या होता है, √2a। ठीक है, अब इस डायगोनल पे बना है क्या, स्क्वायर। मतलब व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन ऑन द डायगोनल ऑफ स्क्वायर बी। मतलब जो अब हमको एरिया बताना है स्क्वायर का रिक्वायर्ड, ठीक है, वो इस डायगोनल पे बना हुआ है। मतलब एक स्क्वायर, इसका डायगोनल ये, तो इस पे अब स्क्वायर बना हुआ है ऐसे, तो मतलब ये साइड होगी उसके लिए। तो आपने देखा 2√2 का स्क्वायर, तो आपने देखा साइड, मतलब जो डायगोनल स्क्वायर बी का है वो जो नया स्क्वायर बनाना है हमको, जिसका एरिया हमें बताना है, तो उसके लिए साइड हो जाएगा। साइड का स्क्वायर होता है एरिया। कितना आ गया यहाँ पे, 4 × 2 कितना, 8 हो गया। अब आप ऑप्शन से देख लें, ऑप्शन में देखेंगे तो आप ए और बी की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ पे 8 4 जा कितना हो जाएगा, 32। यहाँ पे रखो 2 का स्क्वायर 4, 8, 1 और 1 4 का स्क्वायर 16, और फिर 1 और 1 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पे फिर चारों ऑप्शन गलत और यही ऑप्शन सही हो जाएगा क्या। और किसी को डेरिवेशन से करना है तो आप उससे भी कर सकते हैं, पर ये वाला ज़्यादा आसान है इसलिए आपको ऐसे बता दिया। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आ गया। आपको पता है क्या करना है आपको, आप वैल्यू ही पुट कर सकते हो। आप थीटा की वैल्यू एक तो यहाँ पे 45 नहीं रख सकते, क्योंकि 45 पे यहाँ 1/√2 आ जाएगा और आंसर है इंटीजर में, मतलब आंसर नहीं, इसकी वैल्यू है टोटल की इंटीजर में, पॉसिबल ही नहीं है। 30 में नहीं रख सकते क्योंकि cos 30 होता है √3/2। अब 60 पे ट्राई करें, 60 पे ट्राई किया आपने तो आपने देखा कि यहाँ से तो आ गया कितना 1/4, और यहाँ से आ गया 3/4, और यहाँ से कितना आ गया 1/2। रखो ये कितना 3/2 प्लस 3/2, ये कट गया, बचा कितना 3, विच इज़ इक्वल टू दिस। मतलब थीटा की वैल्यू थी कितनी, 60 डिग्री। पुट कर लो, इसमें 60 डिग्री आपने लगाया तो आपने देखा 2/√3 आ गया। ठीक है, और फिर
सेक इसमें लगाया तो आपने देखा यहाँ से कितना आ गया 2, और इसमें लगाया 60 तो √3, और यहाँ पे 1। सॉल्व कर लो अब, रह कितना गया, ये आ गया 2 + 2 √3, बाई 4, तो ये आ गया 1 + √3/2। डी आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन बोला इन विच ईयर द एक्सपोर्ट ऑफ आइटम डी वर 1.5 टाइम्स द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ आइटम बी ड्यूरिंग 6 ईयर। देखो पहली बात तो इनको जोड़ो, जो आइटम बी है इसके 6 साल का एक्सपोर्ट जोड़ो, 128, 134, 138, 169, 182, 209, तो इसका जोड़ किया तो कितना गया 960। 6 साल है तो एवरेज कितना हो गया 160। अब इसका 1.4 टाइम्स होना चाहिए, तो 16 × 14 कितना हो गया आपके पास, 16 × 14 जो होगा वो 224 हो जाएगा आपके पास। तो अब कौन से साल में एक्सपोर्ट होगा आइटम डी का जो कि 1.4 टाइम्स है, मतलब 224 वैल्यू। तो आपने देखा ये कौन से साल में, 2013 साल में। क्वेश्चन बोला टोटल एक्सपोर्ट ऑफ आइटम डी इन 2012, 2010 और 2014 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ ऑल द 4 आइटम्स इन 2011, मतलब ये सारा, ठीक है, और 2012 मतलब ये सारा। तो पहले तो आपने देखा 214 और 247 का जोड़, 214 और 247 का जोड़ आपके पास आ कितना जाएगा उसमें, फिर 300, 214 है ना, मैंने 215 पे टिक कर दिया, वेट, ठीक है। तो 214 और 247 का जोड़, फिर 309 उसमें जोड़ो तो आपके पास 770 आ जाएगा, ठीक है। 770 और टोटल एक्सपोर्ट देखना चारों आइटम का 2011 और 12 में, इसका जोड़ कितना हो गया 250, 134 और 244 और 282। तो जब आप इसको टोटल को जोड़ोगे ना, रुको मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लूँ 1 मिनट, तो ये कितना हो जाएगा 250, 134, 244, 282, 225, ये आपके पास आ गया 1750, ठीक है। तो आपने बताना है ये इसका कितना परसेंट है, मतलब ये इसका कितना परसेंट है, डिवाइड कर दो। तो आपने देखा ये तो गया, और ये गया अगर 4 पे, 25 पे 4 पे, तो ये जाएगा 7 पे, ये गया 11 पे, 44% इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल एक्सपोर्ट ऑफ आइटम ए इन 2015 और 2014 टू द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ आइटम सी इन 2011 और 2015। आपने देखा यहाँ से तो 825 आ गया, और यहाँ से कितना आएगा, सॉल्व करके आप देखेंगे 50, 550 आ गया। तो आप इसको 5 पे बड़े आराम से काट सकते हैं, ठीक है। तो आप जब इसको 5 पे बड़े आराम से काटेंगे तो आप देखते हैं, और इसको 275 पे बड़े आराम से काटा जा सकता है, तो 2-3:2 आ जाएगा, ठीक है। द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ आइटम ए फ्रॉम 2012 से 2014, आपने देखा ये हो गया 50, 70, 120 और फिर 20, 4, 3, 7, 2, 9, 1020 आ गया यहाँ से, तो ठीक है। इज़ व्हाट परसेंटेज लेस देन द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ ऑल द 4 आइटम्स इन 2015। अच्छा, तो आपने देखा 9 और 6 15, 5, 9 और 6 15, तो यहाँ पे 90 लास्ट में बचेगा, और 4, 2, 6, 3, 9 और 11। तो आपने देखना है कितना परसेंट लेस है, माइनस कर दो। आपने देखा ये 170 लेस है, किससे, ये लेस है 170 1190 से, ठीक है। आपको बाद में क्या दिया, 2015 में टोटल एक्सपोर्ट कितना है 1190, सॉल्व कर लेना। इसकी वैल्यू जो है नियर अबाउट 14.3% आ जाएगी, ठीक है। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं क्या, जो 5 मार्च को शिफ्ट 2 आई थी। क्वेश्चन बोला मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज़ 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। अच्छा, शॉपकीपर ने क्या किया, सेल्स इट अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ इतना, इफ़ ही इनकर्स अ लॉस ऑफ इतना देन द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो बहुत आसान है, आपको पता है क्या, MP/CP जो होता है वो अगर प्रॉफिट परसेंटेज की बात हो तो हम प्लस ले लेते हैं, 100 प्लस प्रॉफिट। अब यहाँ लॉस की बात है तो माइनस होगा, ठीक है।
आपको पता है मार्क प्राइस जो है कितना ऊपर है 25%, मतलब अगर कॉस्ट प्राइस हुआ है तो मार्क प्राइस कितना 125 है, और लॉस कितना 8 का, तो ये कितना हो गया 92, यहाँ पे 100 माइनस डी आ गया। सॉल्व कर लो इसको बड़े आराम से, ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 4, और अगर आप देखें कि 100 माइनस डी की वैल्यू आपको कितनी लिखी हुई है 92 इंटू 4/5, तो 92 इंटू 4/5 जब मैं करूँगा यहाँ पे तो देखते हैं क्या आएगा। 368 को डिवाइड करना पड़ेगा 73.6, तो आप अब इसको 100 से माइनस कर दो, आपका डिस्काउंट आ जाएगा। आपने देखा कि आपका 26.4% आ जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी 26.4%। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था क्या कि प्रॉफिट जो होगा वो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट माइनस MD/100। तो मार्क प्राइस दे रखा है आपको कितना 25% अबव है, इसकी वैल्यू दे दी, डिस्काउंट निकालना है तो मार्क परसेंटेज आपको दिया है कितना 25%, तो डिस्काउंट को आप D मान लें 100। प्रॉफिट जो है वो कितना है, प्रॉफिट तो है ही नहीं, लॉस है, तो आपको प्रॉफिट की वैल्यू पता है तो लॉस कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि -8% आपको प्रॉफिट हुआ है आपके पास। ठीक है, और यहाँ पे अगर लॉस की हमें इक्वेशन बनानी है तो लॉस के साथ हमें माइनस भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो प्रॉफिट का इक्वेशन था। अब आपने यहाँ पे माइनस लगा दिया, इसको भी सॉल्व करेंगे तब भी आपका आंसर कितना आएगा 26.4 इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। और भी बहुत तरीके हैं, आप इसको CP को 100 मानेंगे तो मार्क प्राइस 125 आ जाएगा, तो 125 में कितना ऐसा डिस्काउंट गया कि लॉस हो गया कितने का 8% का, मतलब 100 कॉस्ट प्राइस पे 8% का लॉस, मतलब 92 वैल्यू रह गई। ठीक है, तो उससे भी हो सकता है, बहुत सारे तरीके हैं, जिससे आपका दिल करे उससे कर लेना। अब क्वेश्चन बोला ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल AD और BC को प्रोड्यूस किया गया, DC और AB को प्रोड्यूस किया। ये क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं, बहुत डिस्कशन किया था इस क्वेश्चन में, इसी सेशन में हो चुका है, पिछले वाली शिफ्ट में था। क्वेश्चन बोला है रिमा सॉल्व्ड 48 आर्टिकल्स। आपने देखा SP दे दिया 48 आर्टिकल्स का कितना, ठीक है, इतना। अब आपने देखा कि इस पे जो है 10% लॉस हुआ था, तो आप देखेंगे CP की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 48 आर्टिकल की 90। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 9 पे कितने पे जाएगा, 9 पे जा रहा है, 9 दूनी 18, तो आपने देखा 2400 जो है वो कॉस्ट प्राइस आ गया कितने आर्टिकल का 48 आर्टिकल का। तो एक आर्टिकल का कितना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, आपने देखा एक आर्टिकल का हो जाएगा 50 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब आपको बताना है क्या कि अब की बार प्रॉफिट कितना अर्न करना है 12%। तो आपने देखा कि कितने आर्टिकल आपको बेचने हैं 2016 रुपये में, ताकि आपको 12% का प्रॉफिट हो जाए। 50 रुपये मतलब एक आर्टिकल का CP इतना, तो अब न्यू SP जो है एक आर्टिकल का कितना हो जाएगा, आपने देखा न्यू SP जो है 15 इंटू 112/100 हो जाएगा। तो आपने देखा कि ये गया 2 पे, यहाँ से ये आ गया कितना 56, मतलब एक आर्टिकल जो है अब 56 रुपये का बिकना चाहिए। तो आपने देखा 1 रुपये का कितने आर्टिकल बिकेंगे 1/56, तो आपको बताना है 2016 रुपये में कितने आर्टिकल बिकेंगे, तो आपने देखा 2016/56 जो होंगे 2016 रुपये में बिकेंगे। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि कुछ आपकी वैल्यू 3 से ज़्यादा और 36 आ जाएगा। ठीक है, तो 36 आर्टिकल्स होंगे अब आपके पास जो आपको बेचने हैं कितने में 216 रुपये में। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्या नंबर ऑफ़ आर्टिकल आपको निकालने कितने में आपको पता है कि 2016 रुपये में अब आपको ख़रीदने हैं। तो आपने देखा 2016 में आपको ख़रीदना है, पहले आपने कितने में ख़रीदे थे, पहले आपने ख़रीदे थे 2160 में 48 आर्टिकल। तो एक आर्टिकल कितने में बेचा था आपने, नहीं पहले तो आपने देखा क्या, आपने देखा नंबर ऑफ़ आर्टिकल निकालना है, मतलब 2016 में कितने आर्टिकल वो बेचेगा, नंबर ऑफ़ आर्टिकल निकालना है कि 2016 में कितने बेचने हैं। आपने देखा 2160 रुपये में उसने 48 आर्टिकल बेचे थे और इस पर लॉस कमाया था। उसने कितने का लॉस कमाया था, आपने देखा उसने इसमें 90% का लॉस कमाया था, नहीं 10% का लॉस कमाया था, मतलब 90% वैल्यू में बेचा था। ठीक है, उसके बाद आपने देखा अब आपको प्रॉफिट चाहिए कितना 12%। तो ऐसे भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आ गया, वैल्यू पुटिंग से करना हो वैल्यू पुटिंग से कर लेना। ठीक है, अब वैल्यू पुट क्या करनी है आपको ये भी सोचना पड़ेगा। देखो अगर आप x की वैल्यू 1 रखते हैं ना, अगर आप x की वैल्यू 1 रखेंगे तो x की वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे कि x की वैल्यू 1 रखने पे 5, 3,
और 5 -3। तो x की वैल्यू 1 अगर मैं रखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया -3/5 और 5/-3। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 रखने पे भी हो सकता है वैसे तो। चलो ट्राई करते हैं। x की वैल्यू आपने 1 रखी, तो यहाँ से कितना आ गया आपका, यहाँ से आ गया 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और 1 -4 कितना, -3, -3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। अब यहाँ पे 1 रखा, 25 -4 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लेना, यहाँ पे 1 रखा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास, 25 हो जाएगा। मतलब ये चीज़ न्यूमरेटर में लिख लेना, ये डिनोमिनेटर में लिख देना मल्टीप्लाई का साइन लगा के। फिर आपने देखा 1 -4 कितना हो गया, 1 -4 कितना, -3 का स्क्वायर -27 हो गया। अब 64 में से 1 गया कितना, 63 हो गया, और 16 में से 1 गया 15 हो गया। सॉल्व कर लो। आपने देखा कि ये लिखा 9/21, 25 -27 और 63/15। x की वैल्यू 1 रख ही नहीं सकते यहाँ पे। अगर आप रखोगे ना तो ये दोनों ऑप्शन आपके सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये दोनों ऑप्शन सिमिलर हो जाएंगे। कैसे, आपने देखा यहाँ पे अगर आप सॉल्व करो तो -3 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर आप सॉल्व करते हो ना तो तब भी 5/-3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 1 रख ही नहीं सकते, क्योंकि दो ऑप्शन इसको सिमिलर प्रूव कर रहे हैं। तो आप x की वैल्यू कुछ और रखें, x की वैल्यू 2 रख लो। चलो x की वैल्यू 2 रखा तो आपने देखा वहाँ से आ गया 4, फिर 2 - 4 कितना, -2 का स्क्वायर 4 आ गया। फिर आपने देखा x की वैल्यू 2, यहाँ पे आ गया 36, -8 आ गया। अब मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे फिर 36 आ गया ऊपर, और यहाँ पे कितना 4, x स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, -8 -4 का स्क्वायर कितना 64 आ जाएगा, वो भी माइनस में आएगा। ठीक, और 2 का स्क्वायर 8, 64 में से 8 गया कितना हो गया, 56 हो गया, इंटू 12। ठीक, सॉल्व कर लो। अब आपने देखा 16 -4 आ जाएगा। अब ये कितना हो गया, ये हो गया 28, 28 दूनी 56। ठीक है, और अगर मैं देखूं 12 दिया तो 3/-2 मतलब -3/2 वैल्यू आ गई। ऑप्शन में चेक कर लो, x की वैल्यू 2 पुट करें अगर आप यहाँ पे, तो आपने देखा 2 - 4 कितना, -1/3 आया। ठीक है, उसके बाद आप इससे ट्राई करो, इससे आपने ट्राई किया तो यहाँ से 6 आ जाएगा, 2 -2, तो यहाँ से जब आपने इसको सॉल्व किया तो -3/2 आ गया। मतलब दिस वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, और कुछ देखने की ज़रूरत भी नहीं है, हर एक से अलग ही आंसर आना है इसके बाद। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन में हम लोग ये क्वेश्चन पहले कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, 2 बार आया था ऐसा क्वेश्चन। देखो ट्रायंगल PQ आ रहा है। ठीक है, ट्रायंगल PQ आ रहा है, इसमें क्या हुआ है, PQ की लेंथ दे दी आपको 24 सेंटीमीटर, Q जो एंगल है वो कितना है, 58 डिग्री है। ठीक है, S और T 2 पॉइंट है PQ और PR पे। मान लीजिए ये S है पॉइंट, ठीक है, तो ये S है पॉइंट, और ये T मान लीजिएगा पॉइंट। ठीक है, फिर आपको बोला है क्या, रिस्पेक्टिवली एंगल STR की वैल्यू दे दी आपको कितनी, 122 डिग्री, और PS जो है आपको दिया है, कितना दिया है PS, 14 सेंटीमीटर आपको दिया है। PT आपको दिया है 12 सेंटीमीटर। RT की आपको वैल्यू बतानी है, जबकि आपको PQ की भी वैल्यू दे चुका है कितनी, 14 सेंटीमीटर। आप यहाँ से एक चीज़ देखें क्या कि यार, अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, अगर मैं एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करूँ, टूटा फूटा सा ड्रॉ करूँगा, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, एक आपको ध्यान रखना। अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया, जिसमें मैंने क्वाड्रिलेटरल जो STQR है, इसके चारों क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस ले लिए। मतलब मैंने क्या किया, अब STQR को एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाने का ट्राई किया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, चारों वर्टिसेस सर्कल के टच करा दिए, मतलब चारों वर्टिसेस क्वाड्रिलेटरल के सर्कल पे टच करा दिए।
अब क्या हुआ, आपने देखा कि यार ये 58 डिग्री था, ये 122 डिग्री है, आमने सामने वाले एंगल का जोड़ आपको कितना दिख रहा है, 180 डिग्री। तो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि वास्तव में तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गई। अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गई तो आपने देखा कि अगर मैं देखूं तो ये 2 सीकेंट लिखे हुए हैं, मतलब आपको यहाँ से दिख रहा है कि PSR और PTR सीकेंट बन गए आपस में। कैसे, आपने देखा कि PS मतलब आप मान लो कि QS एक कॉर्ड है, एक्सटर्नली P पे काट रही है, RT जो कॉर्ड है QS कॉर्ड को P पे काट रही है एक्सटर्नली, मतलब दोनों कॉर्ड आपस में। आपने क्या देखा, QS एक कॉर्ड देख ली, एक देख ली RT कॉर्ड। आपने देखा दोनों कॉर्ड जो है, अगर मैं आगे बढ़ा दूं इन दोनों कॉर्ड को तो ये P पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब मिल रही हैं जाके। तो आपको सबको पता है फॉर्मूला क्या होता है, PS इंटू PQ, PT इंटू PR। अब आपके लिए क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया, PS की वैल्यू आपको पता है, PQ की वैल्यू पता है, मतलब आप क्या करते, अन्यथा आप ऐसा करते कि सर्कल ना होता तो आप देखते हैं यहाँ 58 हो गया, यहाँ 58 डिग्री अगर आ गया आपके पास, ठीक है, तो आपने देखा P कॉमन है, ये 58 और ये 58, तो ट्रायंगल PQR जो है वो सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल PST। ये तरीका तो मैं आपको करा ही चुका हूँ, PST नहीं सॉरी PTS के, ठीक है, तो ये तरीका तो मैं आपको करा ही चुका हूँ। फिर क्या होगा, आपका पता चल जाएगा आपको PQ बाई PT इक्वल टू PR बाई PS, आपको ऐसे करके निकालना पड़ेगा। एक तरीका आपका ये है कि आप इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना के आप देखें कि दोनों कोड हैं, इनको बाहर इंटरसेक्ट करा दिया, अब आपको फॉर्मूला पता है, PT की आपको वैल्यू दे रखी है कितनी, 12, PR की वैल्यू आप निकाल लो। PR की वैल्यू निकालेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से कि PR की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, 28 आ गई। अब PR की वैल्यू आपके पास 28 आ चुका है, मतलब पूरा जो PR है वो 28 हो गया, ठीक है। उसमें से PT है जो 12 है, तो TR और RT जो आपसे पूछा है वो कितना आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर। दैट मच सिंपल हो जाएगा इक्वेशन, ठीक है। बहुत अच्छा कंसेप्ट बताया आपको, ठीक है। अब आपने देखा क्या, अब आपने देखा कि थीटा की वैल्यू कितनी पुट कर सकते हैं। थीटा की वैल्यू हम लोग 30 डिग्री, 45, 60, क्योंकि 0 और 90 तो पुट कर ही नहीं सकते। अब आप देखो 60 पे √3/2 बन जाएगा, सॉल्व कैसे करेंगे, 40 पे 1/√2 सॉल्व कैसे करेंगे, 30 रख के देखो, 30 आपने रखा तो यहाँ से आ गया 1/4 और प्लस 4 इंटू 1/2, अब cos थीटा लिख लो 3/4 माइनस 4 इक्वल टू 0। अब आपने देखा 11/4, तो ये 11/4 माइनस 3/4 कितना हो गया, 8/4, जिसको मैं 2 बोलूँगा, 2 + 2 -4, ये हो गया 0। लो जी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब वैल्यू जो है 30 डिग्री, ठीक है। तो मैंने वैसे भी बताया था आपको, अगर उसने 2 थीटा आपसे पूछा है तो थीटा को 30 रखेगा, तभी 2 थीटा आपका कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। 45 रखेगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, आधी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। आपको पूरा उसने सॉल्व कराना है, तो आगे तो आप लोग कर लेना। cos 60 डिग्री कितना हो गया, आपको पता है cos 60 डिग्री जो होता है वो कितना होता है, 1/2, cot 60, tan 60 और sec 60 कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो आपने जब देखा इसको तो ये फाइनली होगा कितना, ये होगा 2 + √3, 2√3/2 - √3, रैशनलाइज कर दो डिनोमिनेटर को, तो यहाँ तो हो गया स्क्वायर और यहाँ क्या होगा 2 + √3। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 + 3 7 आ गया और 4√3 हो जाएगा और नीचे आ गया क्या, 4 - 3 1, यहाँ पे कितना आ गया √3, ठीक है। अब आप इसको दोबारा क्या करें, √3 से मल्टीप्लाई कर दो दोबारा, ठीक है। तो आपने किया तो आपने देखा 12 + 7 √3, नीचे आ गया 6, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन बोला है अगर x को ऐड किया जाए इन सभी नंबर में तो नंबर जो होंगे वो प्रोपोर्शन में होंगे, मतलब 10 + x, 16 + x इक्वल टू 22 + x, 32 + x। अगर मैं किसी नंबर x को चारों नंबर में ऐड करता हूँ तो ये जो नंबर होंगे आपस में प्रोपोर्शन में होंगे, मतलब a/b, मतलब ये वाला नंबर क्या a, ये क्या b, C D। तो आपने देखा क्या प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि अगर 4 नंबर है A B C D, तो अगर वो प्रोपोर्शन में होने हैं तो a/b = c/d हो जाएगा। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने लगे तो आपका क्या होगा, x² में चली जाएगी वैल्यू, उसकी बजाय आप कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाए। आप क्या करें, पहले तो इसको उल्टा कर ले, ठीक है, आपके लिए बता रहा हूँ, मैं तो डायरेक्ट भी कर देता, ठीक है। अब इसमें आप कंपोनेंटो और डिविडेंडो लगाओ, कंपोनेंटो और डिविडेंडो लगाओगे तो आप देखोगे ऊपर तो 26 + 2x आ गया और फिर 6 बचा नीचे, और ऊपर देखोगे अगर आप तो कितना आ जाएगा आपके पास 54 + 2x,
और नीचे देखोगे तो कितना बचेगा आपके पास 10। ये गया 3 पे, ये गया 5 पे, तो 5 को इधर मल्टीप्लाई करो 130 प्लस 10x, और 3 को इधर आप करोगे जब, तो आप देखोगे 162 प्लस 6x, तो आपने देखा 4x की जो वैल्यू आ गई आपके पास कितनी आ गई 32, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई आपके पास, x की वैल्यू 8 आ गई। तो आपने पूछा है कि आपसे पूछा है क्या कि इनका मेन प्रपोर्शन बताइए, 8 और 1 9 हो जाएगा एक नंबर। तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा कि 3 इंटू 8 24 प्लस 1 25, इनका मेन प्रपोर्शन पूछा है। 3 इंटू 5 कितना 15 आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला है एवरेज ऑफ सम नंबर्स इज इतना, 75% ऑफ द नंबर्स आर इंक्रीज्ड बाय इतना एंड रेस्ट आर, आपको पता है 75% होता कितना है, आपको पता है 75% होता है 3/4, तो रेस्ट कितना 1/4। आप मान लीजिए कि टोटल नंबर जो है ना वो x है, टोटल नंबर x है, तो आपने देखा कि 3/4 x जो नंबर थे उनका जो है एवरेज इंक्रीज़ किया गया कितना 5.6, तो आपने देखा 54.6 तो पहले ही था, 5.6 इंक्रीज़ कर दिया। अब रेस्ट नंबर कितने हैं x/4, इनका डिक्रीज़ किया, कितना डिक्रीज़ किया 54.6 में 8.4 डिक्रीज़ कर दिया, तो रह कितना गया, आपने देखा कि रह गया 8.4। अब टोटल नंबर ऑफ नंबर था कितना, मतलब जो नंबर हमने माने थे वो टोटल नंबर थे कितने x, तो अब इसको सॉल्व कर लो। आप पहले तो ये देखेंगे कि ये तो गया, अब इसके बाद आप देखेंगे 1/4 कॉमन आ रहा है। फिर आपने देखा कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से तो कितना आ गया 60.2, और यहाँ से कितना आ गया 46.2, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 180.6 में 46.2 अगर मैं जोड़ूंगा तो आप देखेंगे 226.8 आ जाएगा। बाय आपको 4 करना है, आपके पास नया एवरेज आ गया। नया एवरेज हुआ कितना आपका 56.7। दिस इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ध्यान रखेंगे एक चीज़, क्या आप लोग एक चीज़ ये ध्यान रखने वाले हैं यहाँ पे कि आपको टोटल नंबर ऑफ नंबर आप x माने, या फिर आप 4 भी मान सकते हैं, टोटल नंबर आप 4 भी मान सकते हैं। 4 का 75% मतलब 3/4 कितना हो जाएगा 3, और फिर बचा हुआ नंबर कितना 1, तो आप देखें कि यहाँ पे लास्ट में बचा भी यही है कि 3 1 से मल्टीप्लाई और बटे 4, मतलब टोटल नंबर कितने मान लिए 4, ठीक है। ऐसे भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में बोला है क्या ए और बी स्पेंड करते हैं 60%, एंड आपने देखा ए ने खर्च किया 60% मतलब 3/5, बी ने जो खर्च किया वो 75% मतलब 3/4। आपने देखा ये इसकी इनकम रही होगी, क्योंकि इनकम में से ही खर्चेगा, और खर्चा क्या है एक्सपेंडिचर। तो आपने देखा कि जिसकी बात हो रही है मतलब खर्चे की बात हो रही है, तो आपने देखा कि वो न्यूमिनेटर में आएगा, मतलब एक्सपेंडिचर न्यूमिनेटर में, और जिस पे खर्चा जाता है इनकम पे ही खर्चा जाता है तो डिनोमिनेटर में आ गया। अब बोला है सेविंग ऑफ ए है जो वो बी से कितनी ज़्यादा है 20%, तो आपने देखा अगर ये 100 है तो ये 120 है, मतलब 6:5। आपने देखा कि इनकम 5 है, 3 एक्सपेंडिचर, तो सेविंग कितनी 2, सेविंग 2 हो गई, और 2 सेविंग की वैल्यू है कितनी 6 की, मतलब ए की सेविंग की वैल्यू है कितनी 6, तो 2 की वैल्यू 6, तो आपके पास इनकम की वैल्यू आ गई कितनी, 1 की वैल्यू 3, 5 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 15 आ गई। तो ए की जो इनकम है वो कितनी आ गई आपके पास 15 आ गई। अब बी की इनकम देखो, आपने देखा 4 इनकम थी जिसमें से 3 खर्च दिया तो 1 बचा, 1 की वैल्यू आपके पास कितनी है 5, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 20 आ जाएगी। अब आपसे पूछा गया देन बाय व्हाट परसेंटेज इज़ द इनकम ऑफ ए लेस देन दैट ऑफ बी, तो आपने देखा कि कितनी कम है 1, किससे बी से, 25% की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन में बोला है ए एंड बी टुगेदर बोरोड इतना सम एट एन इंटरेस्ट इतना। देखो ये क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका क्या है, आपने देखा 7%, 7% को आप लोग क्या बोलेंगे 7/100, मतलब प्रिंसिपल ये इंटरेस्ट ये, तो अमाउंट कितना हो गया, आपने देखा अमाउंट बाय प्रिंसिपल का जोड़ कितना हो गया, जोड़ नहीं फ्रैक्शन, अमाउंट बाय प्रिंसिपल कितना हो गया, तो आपने देखा अमाउंट और प्रिंसिपल का फ्रैक्शन जो है वो आपके पास कितना आ गया 107/100। तो आपने देखा क्या कि ए ने जितना 3 साल में पे किया उतना बी ने 4 साल में, मतलब इनका जो टाइम डिफरेंस है वो आपको दिख रहा है कितना आ रहा है
1, तो आपको उतना ही इसका पावर करना है। आपने देखा 1 पावर, तो आपने देखा 107/100 आ गई। अब 107/100 जो आया है वो ए और बी का रेशो आया है। किसका? जो उनका सम ऑफ मनी था। तो आपने देखा कि ए रेशो बी कितना है, 107/100। तो आपने देखा ए और बी ने टोटल कितना बोरो किया रेशो के हिसाब से 207। क्वेश्चन में दिया कितना, 51,750। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 250 आ जाएगी मेरे हिसाब से। एक की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 250। और आपसे पूछा क्या है कि ए ने कितना बोरो किया, ए ने 107 बोरो किया। तो 107 की वैल्यू जो है वो 250 से मल्टीप्लाई करके 26,750 आ जाएगी। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिक होती है, सबने पढ़ी होगी। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है डायमीटर ए बी है ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ इज प्रोड्यूस्ड। तो आपने देखा डायमीटर, इसको मान लो सेंटर है इसका ओ। ठीक है, इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट पी, पी तक इसको प्रोड्यूस किया। तो आप मान लीजिएगा कि यही है पी। ठीक है, और पी क्यू आर जो है सीकेंट है दैट इंटरसेक्ट क्यू एंड आर। तो आपने देखा ये क्यू होगा, ये आर होगा। पी क्यू की आपको लेंथ दे रखी है कितनी, 12 सेंटीमीटर। पी आर की आपको लेंथ दे दी कितनी, 19.2 सेंटीमीटर। पी ओ की लेंथ दी हुई है आपको कितनी, 16.8 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे पूछा है ए बी की लेंथ बताएं, मतलब डायमीटर की लेंथ बताएं। देखो आपको पता है क्या कि पी बी इंटू पी ए इक्वल टू पी क्यू इंटू पी आर हो जाएगा। अब आप माने क्या कि जो इसकी रेडियस है वो कितनी है, आप मान लें कि इसकी रेडियस चलो एक्स है। ठीक है, आपने क्या किया, ओ बी को एक्स सेलेक्ट कर लिया। आपने ओ बी को एक्स सेलेक्ट किया तो आपको पी बी की वैल्यू पता चल गई कितनी हो गई, 16.8 माइनस एक्स। और पी ए की जो वैल्यू हो गई वो आपको पता चली कितनी, 16.8 प्लस एक्स हो जाएगी। पी क्यू और पी आर की आपको वैल्यू दे ही रखी है, कितनी दे रखी है आपको वैल्यू, 12, 19.2। अब आप देखें यहाँ से ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी को क्या बोलेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ से कितना आ गया, 12 इंटू 19.2। अब आप देखें कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो 16.8 का स्क्वायर। तो आप अगर इसमें से 12 का स्क्वायर कॉमन ले लें तो आप देखेंगे कि अंदर बचा क्या है, अंदर बचा है आपके पास क्या, 16.8। 12 में से 12 को जब डिवाइड करेंगे इससे तो कितना आ जाएगा, 1.4 का स्क्वायर। और इनमें से 12 का स्क्वायर अगर कॉमन लेना है तो 12 इंटू 12, आगे क्या लिखा है आपके पास, 12 से अगर डिवाइड करूँ तो 1.6 लिखा है। ठीक है, जब आपने 12 का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो आपने देखा अंदर लिखा है इस साइड से तो 1.4 का स्क्वायर और इस साइड से कितना बचा, 1.6। अब आपने इसको सॉल्व किया तो आपने देखा 1.96 तो यहाँ से आ रहा है, इसमें से 1.6 चला भी गया तो रह कितना गया, रह गया अंदर 0.36। ठीक है, ये आ गई एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 का अंडर रूट, 12 स्क्वायर का अंडर रूट कितना, 12, और 0.36 का अंडर रूट कितना, 0.6। तो x की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी आ गई, 7.2 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है ए बी की वैल्यू बताओ, ए बी जो है वो है कितना, 2x, x की वैल्यू 7.2, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14.4 सेंटीमीटर। आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बोला है व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय d, रिमाइंडर इज 15, when 10 times of the same number is divided by d, the remainder is 6। द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू बतानी है डी की। पहली बात तो अगर रिमाइंडर 15 आ रहा है, मतलब कोई पॉजिटिव इंटीजर है, मान लीजिए x से मैंने डिवाइड किया किसको, डी को, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 15। ठीक है, तो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू डी की बतानी है। व्हेन, ओके उल्टा हो गया, वेट। क्वेश्चन में बोला है क्या, पॉजिटिव इंटीजर, मान लीजिए ये है पॉजिटिव इंटीजर x है, अगर मैं इसको d से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर जो आ रहा है वो 15 आ रहा है। मतलब आपको पता चल गया कि जो d से अगर मैं डिवाइड करने पे रिमाइंडर 15 आ रहा है तो d की वैल्यू हमेशा 15 से बड़ी होगी। मतलब पहले दोनों ऑप्शन तो गलत, a और c ऑप्शन तो गलत, b और c पे बात आ गई। अब आपको पता है क्या कि आपने देखा कि अगर आपने स्क्वायर किया, मतलब आपने पहले तो x बाई डी कर रहे थे,
फिर आपने क्या देखा कि अब की बार 10 टाइम्स ऑफ द नंबर, स्क्वायर नहीं सॉरी 10 टाइम्स करना है नंबर का, तो आपने देखा 10 गुना कर दिया नंबर। कितना कर दिया? 10 गुना करा तो 10x हो गया, 10x/t। तो रिमाइंडर कितना था पहले? 15। अगर नंबर को 10 गुना करा तो रिमाइंडर भी 10 गुना हो जाएगा। कितना? 150। 150 को 16 पे डिवाइड करो। अब आपने मान लिया क्या कि डी का नंबर 16 है, मान लिया डी नंबर जो है आपके पास 16 है। तो आपने देखा कि अगर आप इसको 16 से डिवाइड करेंगे तो 144 एग्जैक्टली चला जाएगा। रिमाइंडर बचेगा कितना? 6। वास्तव में भी 6 बच रहा है, तो आपकी वैल्यू 16 आ जाएगी। आपसे पूछा क्या था? लीस्ट पॉसिबल वैल्यू पूछी थी। वैल्यू तो दोनों पॉसिबल है, क्या 18 भी पॉसिबल है? कैसे? आपने देखा कि रिमाइंडर कितना आ रहा था? 15 जब नंबर था x। अब नंबर को 10 गुना कर दिया तो रिमाइंडर कितना हो गया? 150। अगर मैं 150 को 18 से भाग करके देखूं तब भी रिमाइंडर कितना आ रहा है आपके पास? 6 आ रहा है। तो दोनों वैल्यू पॉसिबल है। आपसे पूछा है लीस्ट पॉसिबल वैल्यू बताइए, तो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? 16 हो जाएगी। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ से आपको क्या दे दिया? आपको बोला है क्या कि cos थीटा sin थीटा कितना है? sin थीटा की वैल्यू 5, cos थीटा की वैल्यू आपके पास 12 आ जाएगी। ठीक है, तो आपने यहाँ से देखी एक चीज़ कि sin थीटा 5 रख दो, cos थीटा 12 रखो 1 + 5/12, 1 - 5 + 12, मतलब इतना सिंपल है। 18 और 12 - 4 कितना होगा? 8। 9/4 ये क्या हो गया? 18 9, तो 1 + 5 अगर मैं देखूँ इसको तो 12 - 5 7 + 1 8, तो 1 - 5 + cos थीटा sin थीटा 5, तो sin थीटा की वैल्यू 5/12 आ गई। sin थीटा बाय cos थीटा कितना हो गया? 5/12। तो sin थीटा को 1 प्लस, अच्छा यहाँ प्लस में 1 भी तो है, इसको भी तो देखना पड़ेगा। सॉरी। अगर sin थीटा + cos थीटा अपॉन sin थीटा - cos थीटा हो जाता ना, फिर तो लग जाता है। चलो करो शुरू से। आपने देखा sin थीटा बाय cos थीटा कितना हो गया? आपने देखा sin थीटा बाय cos थीटा जो हो गया वो कितना हो गया? 12 हो गया, 5/12 सॉरी। tan थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? tan थीटा की वैल्यू हो गई 5/12। तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब आप पुट करें 1 + 5/13 + 12/13, 1 - 5/13 + 12/13। ठीक है, तो आपने देखा कि 13 में 17 ऐड किया तो 30 आ गया, और 13 में 12 ऐड किया 25, 20 आ गया। तो हम लोग उसमें एक को भूल गए थे। अगर मान लीजिए आपको ऐसा आता ना, कैसा? sin थीटा + cos थीटा बाय sin थीटा - cos थीटा बताइए, तो आप लोग डायरेक्ट भी करते तब भी आ जाता आपका। 5 + 12 करते, sin थीटा की वैल्यू 5, cos थीटा की 12, और 5 - 12 करते तो 17 - 7 हो जाता। ठीक है, इससे भी करके देख लेना, चाहे 5/13 12/13, 13 से 13 कट ही जाना। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन हम लोग पिछले सेशन में कर चुके हैं, तो आप इसको खुद से ट्राई करना। मुझसे डाउट आए तो पूछ लेना, मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा अगर किसी को डाउट आता है। वैसे मैंने बोट एंड स्ट्रीम में भी क्वेश्चन कराया है, सेकंड वीडियो में ये क्वेश्चन हुआ है, और शायद 48 पता नहीं 49 नंबर का क्वेश्चन है, पता नहीं 47 नंबर का, याद रखना। 45 से 50 के बीच में तो है ही है डेफिनेटली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम में भी मैं करा चुका हूँ, और अगर किसी को डाउट आता मुझसे पूछ लेना, और खुद से भी प्रैक्टिस करना, क्योंकि इससे सिमिलर क्वेश्चन मैं पिछले सेशन में मैं करा चुका हूँ। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आ गया, ये भी बहुत कर लिया। देखो आपने देखा क्या कि x जो है 40% मोर एफिशिएंट देन है किससे? y। z जो है 40% लेस है, तो आपने y को मान लिया कितना? 100%। तो x जो होगा वो कितना हो जाएगा? आपने देखा x जो है 40% ज़्यादा है, और z जो है वो कितना है? 40% कम है, मतलब 60 है। तो आपने देखा कि ये कितना हो गया? ये 20 पे चले जाएंगे, तो 20 पे गए तो 7:5:3 आ गया। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशो आ गया, मतलब वन डे वर्क का भी रेशो आप बोल सकते हैं। तो आपने देखा वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट, तो आपके पास टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क निकालेंगे तो आपको पता है कि कितने दिन लग रहे हैं काम ख़त्म करने में? इतना। और एक दिन में काम करते कितना है? 7 + 5 12, 3 15, टोटल वर्क तो इतना आ गया।
अभी बोला है वाई एंड जेड वर्क फॉर 35 डेज। आपने देखा एक दिन में 8 काम करते हैं, तो 35 डे में कितना काम कर लेंगे? आपको पता चल गया है यहाँ से कि 8 40, 8 या 24, तो 280 काम कर लेंगे। टोटल काम है इतना। कितना है टोटल काम? टोटल काम है आपका 315 हो जाएगा। ठीक है, 315 टोटल काम। इसमें से वाई और जेड 35 दिन काम करके 280 काम तो कर ही चुके हैं, तो बचा कितना काम? 35। अब इस काम को करना किसने है? रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय एक्स अलोन। एक्स ने कितने में करना है? तो आपने देखा 35 काम है, एक दिन में 7 काम करता है, तो 35 काम कितने दिन में कर देगा? 5 दिन में कर देगा। आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपको बोला है क्या? 20x² माइनस 30x प्लस 1। अभी आपको पता है ये क्वेश्चन हम लोग बहुत कर चुके हैं, तो आपको पता है क्या करना है इसमें। आपको यहाँ पे दिख रहा है 5x का होल स्क्वायर, 4x का, मतलब आपको 1/4x 1/4x बनाना है, तो आप पूरी इक्वेशन को 1/4x से डिवाइड कर दें। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, कर लेना। बहुत करा दिया ये क्वेश्चन मैंने। अब ये वाला क्वेश्चन देख लो। देखो बहुत आसान है, हम लोगों ने इसमें वैल्यू पुटिंग से करेंगे। कैसे? आपने मान लिया एंगल बी आपको इतना दे दिया, तो आप मान लो एंगल बी 90 डिग्री, तो एंगल बी आप यहाँ बना लो। राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख गई, तो ABC आपने दे दिया। अब आपको बोला है क्या कि डी और ई BC में पॉइंट है, तो आपने देखा एक पॉइंट D है, ठीक है, और एक पॉइंट E है। चलो फिर आपको क्या बोला है? देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपने देखा पहली बात तो एक चीज़ कि अगर ट्रायंगल की बात करूँ, राइट एंगल ट्रायंगल, तो इस पर एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5। ठीक है, तो मान लेता हूँ मैं 4 को परपेंडिकुलर, 3 को बेस, और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा आपके पास? 5 हो जाएगा। आप लोग यहाँ से एक चीज़ देख सकते हैं। क्या आप लोगों ने एक चीज़ देखी यहाँ पे कि यार अगर ये 3 है और बोल रहा है कि BD इक्वल टू, मतलब दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, मतलब तीनों इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, तो ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। अब आपने एक चीज़ देखी क्या कि मान लिया आपने क्या कि AB 4 है, तो आपका BD DE और EC कितना आ जाएगा? 1, क्योंकि BC की वैल्यू कितनी है आपके पास? 3। मैंने क्या किया? राइट एंगल ट्रायंगल पे ट्रिपलेट मान के अब इस वैल्यू को सॉल्व करना शुरू किया, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया। आपने देखा AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपने देखा AD की वैल्यू जो आएगी ना सर, वो आएगी √4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना हो गया? √17। ठीक है, AE की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप देखेंगे AE की वैल्यू जो है आपके पास आ जाएगी √4 का स्क्वायर 16, √2 का स्क्वायर कितना हो गया? मतलब BE का स्क्वायर। तो आपने देखा ट्रायंगल ABD जो है वो भी राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, ट्रायंगल ABE जो है वो भी राइट एंगल। तो आपने देखा AB का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर, तो कितना हो गया? 4। तो ये कितना हो गया? √20। AC की वैल्यू तो सबको पता है कितनी है? 5 है। अब देख लो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है। तो आपने देखा कि सबका तो स्क्वायर है, तो आपने देखा कि पहली वैल्यू से AE का स्क्वायर कितना? 20, कितना आ गया? 160, और 5 AC का स्क्वायर हो कितना जाएगा? 25, 25 पंजे 125, और 125 में आपको 51 ऐड करना है। फिर AD का स्क्वायर कितना हो जाएगा? AD का स्क्वायर आपका 17 हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट 6, ये ऑप्शन गलत। 8 AE स्क्वायर कितना? 160, 3 AC का स्क्वायर है कितना? यहाँ 75 आ जाएगा। 5 AD का स्क्वायर, तो 75 और 17 पंजे 85, तो इसको जोड़ो 160, तो 160 इक्वल टू 160, मतलब ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है आपको। ठीक है, अब और किसी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक में अलग अलग वैल्यू गिवन है जो कि सेटिस्फाई नहीं कराएंगे। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको पता है क्या न्यूमरेटर में आपको क्या करना है? थीटा 0 पुट करना है। थीटा 0 किया तो आपने देखा कोसेक 78 जो होगा वो सेक 12 के इक्वल हो जाएगा, ये तो 0 हो गया। और फिर आपको पता है अगर आप थीटा को यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 देख रहे हो, तो आपको पता है tan 67 जो होता है वो cot 23 के इक्वल होता है। तो cot माइनस cot 23 प्लस cot 23, ऊपर 0 नीचे कुछ भी होता रहे मतलब ही नहीं, 0 ही आएगा। ठीक है, 0 बाय कुछ भी करोगे तो 0 ही आना है। रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज डिक्रीज बाय इतना, और हाइट जो है इंक्रीज इतना। वॉल्यूम बताना है। अब आपने देखा वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर इनटू हाइट है, मतलब रेडियस 2 बार डिक्रीज होगी और हाइट 1 बार इंक्रीज होगी। चलो पहले तो 2 बार डिक्रीज करो। 2 बार डिक्रीज करोगे तो आपने देखा -10 प्लस 10 इंटू 10/100। मैंने आपको बताया था किसी चीज़ में 2 बार इंक्रीमेंट हो तो क्या होगा? x + y + xy/100। अगर 2 बार डिक्रीमेंट हो तो x
-x - y + xy/100 हो जाएगा। तो आपने देखा -19% का 2 रेडियस से डिक्रीमेंट आ गया। अब हाइट जो है इंक्रीज हो रही है, तो आपने देखा एक बार इंक्रीमेंट है, एक बार डिक्रीमेंट है। तो आपने देखा 20% -19%। तो आपको पता है एक बार इंक्रीमेंट एक बार डिक्रीमेंट हो तो क्या करना है, x - y - xy/100 1। और यहाँ कितना आ जाएगा 38 3.8। तो 2.8% नेगेटिव है, मतलब डिक्रीजेस बाय 2.8%। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, देखो मैं ही करा देता हूँ ये वाला। तो 3/5 इंटू ये कितना है 15/8, ठीक है। और जब आप देखोगे 4/3 यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है 3/16, तो ये गया तो इंटू 4 हो जाएगा यहाँ से, तो ठीक। और उसके बाद अगर आप देखें ये लिखा है 9/2 और ये लिखा है 16/3, ठीक। और फिर इसका मल्टीप्लिकेशन है, तो ये गया 3 पे, ये गया 8 पे, तो 24 हो गया। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 16/5 इंटू 24 2/3। तो ये कितना आ गया, इतने हिस्से से 2/15। 2/15 को 5/2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 1/2, और फिर अगर मैं 1/8 इंटू 4 कर दूँ तो यहाँ से फिर 1/2 आ जाएगा। सॉल्व कर लो, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो 9/2 तो यहाँ से आ रहा है, और 3 और गया तो -1/3, और फिर यहाँ से 1। तो आप देखेंगे 9/2 -2/3 लिखा हुआ है, सॉरी +2/3 लिखा है। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूँ, आपने देखा 6 27 4 31, तो 5 सही 1/6 आ जाएगा, ठीक है। दिस वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन पहले, आपको पता चल गया यहाँ पे x² + y² + xy की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी 273/13, जो कि कितना है 21 आ जाएगा। आपसे पूछा xy की वैल्यू बताओ। xy की वैल्यू बतानी है तो पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन माइनस कर दो। पहली में से दूसरी माइनस करोगे तो आप देखोगे 2xy तो इधर बचेगा, और 8, तो xy की वैल्यू जो है आपके पास कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है क्या द नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय कंपनी सी इन 2018। तो आपने देखा 2018 में कितनी कार बेची कंपनी सी ने, कितनी बेची 76, एक्सीड्स द एवरेज नंबर ऑफ, एक मिनट, द नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय कंपनी सी इन 2018 एक्सीड द एवरेज नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय कंपनी ए ड्यूरिंग इतना। कार कंपनी ए ये 14 से 18 इनका एवरेज, ठीक है। तो आपने देखा 52 में 61 फिर 72, ये सारा जोड़ूं तो कितना आ जाएगा मेरे हिसाब से 300 आ जाएगा। 300 का एवरेज कितना, 5 साल की बात हो रही है तो 300/5 कितना 60 आ गया। कितना एक्सीड कर रहा है 16 एक्सीड कर रहा है, 1000 में बात हो रही है तो 16,000 आ जाएगा, ठीक है। इन थाउजेंड्स है ना, मतलब ये जो कार की है ये 45,000 है, 63,000 है, 65 है, 67,000 है, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय कंपनी बी ड्यूरिंग 2015, 17 और 18, 15 में, 17 में और 18 में कितनी बेच दी 180। इज व्हाट परसेंटेज लेस देन द टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय कंपनी सी इन 2013, 2015, 2017 और 2018। तो आपने यहाँ से देखा कि कंपनी सी ने कितनी कार बेच दी 2013, 15, 17, 18 में। आपने देखा कि ये हो गया 128, नहीं 128 नहीं हुआ, ये 131 हो गया, और 131 और 139, 131 और 139 कितना हो जाएगा 270, ठीक है। तो ये पूछा कितना कम है, 90 कम है, किससे 270 से। 1/3 मतलब 33 सही, 1/3% इज योर करेक्ट आंसर, मतलब सी जो है करेक्ट ऑप्शन है आपका, ठीक है। अगली बार बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय कंपनी ABD इन 2017। 2017 में ABD ये कितना हो गया 105, 180 आ गया यहाँ तो, ठीक है। 2 टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय ऑल फॉर कंपनी इन 2018। अच्छा 2018 में
इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपने देखा इनकी वैल्यू आ जाएगी 280। रेशो पूछा है तो 9:14 आ गया, बी करेक्ट आंसर आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय कंपनी ए इन 2017 एंड सी इन 2013। इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय ऑल फोर कंपनी इन 2013 और 2016। अच्छा, मतलब यहाँ कितनी बिकी और फिर 2016 में कितनी बिकी, तो आपने देखा ऊपर कितनी बिकी, 7 5 12, 12 8 20, 0 2, तो आपने देखा 6 और 6 12, 6 18 24, 240 तो ऊपर बिक गई 2013 में। और 2018 में कितनी बिकी, तो आपने देखा 2018 नहीं सॉरी 16 में, 2016 में कितनी बिकी, तो आपने देखा 2016 में जो बिकी हैं वो हैं 70 70 140, 140 और 60 200, 263। तो 263 को अगर मैं इससे जोड़ूँ तो कितना आ जाएगा, 503 इंटू 100। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे कुछ नियर अबाउट 23.3% आ जाएगा, मतलब ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड रिलेटिव नॉन जो भी तैयारी कर रहा हो, कमेंट कर देना कुछ अच्छा प्रीशियस रिव्यूज़ अगर आपके हों, कुछ मेहनत देख के अगर आपको अच्छा लगे, फॉलो कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग खुश रहें, तैयारी करते रहें। थैंक यू।